हेलो एवरीवन। बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जहां पर हम बात कर रहे हैं ऑडिट ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी। यूनिट नंबर 1 जिसमें हम कवर कर रहे हैं बैंक ऑडिट। इसमें प्रीवियस लेक्चर में जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो एडवांस को लेके हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। और बेसिकली हम ये देख रहे थे कि एडवांस को लेकर किन किन मैटर पे, किन किन एसर्शंस पे आपको ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना चाहिए। एक मार्किंग मैंने आपको वहां कराई थी। दूसरा, एडवांस से रिलेटेड कौन कौन से कंट्रोल्स आपको इवेल्युएट करने चाहिए, ये कंट्रोल्स प्रॉपरली डिजाइन इफेक्टिवली ऑपरेट होते हैं या नहीं होते, एक मार्किंग मैंने वहां कराई थी आपको। फिर एडवांस को लेकर किस किस नेचर के आपको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, क्वेश्चन 4 नंबर का वहां बन सकता है, एक मार्किंग वहां कराई थी। इसके बाद एक टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था हमारा एडवांस को लेके प्रीवियस लेक्चर में, वो कवर किया था रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस, कि मुझे देखना चाहिए कि जो एडवांस बेसिकली बैंक ने अपने कस्टमर्स को दिया हुआ है उसके रिकवर होने के चांस क्या हैं। ये टॉपिक आपको केवल रीड ओनली में कवर करना है। स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है बट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस इसके ऑलमोस्ट ना के बराबर है। नाउ एडवांस के टॉपिक पे ही आगे चलते हैं। और मानते हुए चलिए बेटा कि आज का लेक्चर लगभग 1.5 घंटे के आसपास का होगा ये। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये दोनों ही लेक्चर हमारे एडवांस के ऊपर ही जाएंगे। और इस चैप्टर के यूनिट नंबर 1 में बैंक ऑडिट में मानते हुए चलिए कि 60-70% चांस ये होंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो एडवांस को लेकर ही होगा। तो एडवांस को लेकर आपको अपनी पकड़ बहुत अच्छी करनी है। फर्दर कि आईसीआई ने स्टडी मटेरियल के अंदर कुछ बातों को एडवांस को लेकर डिटेल डिस्कशन नहीं किया और उन्होंने ये कह के बात खत्म कर दी कि आपने ऑलरेडी इंटर लेवल पर बैंक ऑडिट में इन चीजों को पढ़ा हुआ था। लेकिन जिन चीजों को मैं वेरीफाई करने के लिए जा रहा हूं कि मैं परफॉर्मिंग एडवांस, नॉन परफॉर्मिंग एडवांस, ये क्लासिफिकेशन, फिर एनपीए के अंदर भी फर्दर की डाउटफुल कैटेगरी क्या है, ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी क्या है, ये लॉस लॉस असेट क्या होता है, इनके ऊपर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या है, कब एक एडवांस अकाउंट एनपीए क्लासीफाई हो जाता है, और एनपीए क्लासिफिकेशन को लेकर जो बहुत सारे आरबीआई के प्रोडेंशियल नॉर्म्स हैं, वो सारी चीजें स्टडी मटेरियल में फाइनल लेवल पे नहीं दिया हुआ, और उनको एग्जामिन करना वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो जिन चीजों को मैं डिटेल में पढ़ के नहीं आ रहा उसको अगर मैं एग्जामिन करना सीधा अगर मैं लेता हूं टॉपिक इस बैच के अंदर, इस क्लास के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे बार बार लिंक देना पड़ेगा कि बच्चों आपने कभी ना कभी इंटर लेवल पे पढ़ा होगा। तो मुझे आपको ना इंटर की जो याददाश्त है आपकी वो मुझे वापस लेके आनी होगी। तो मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि एडवांस का टॉपिक थोड़ा बहुत आपने इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ था, बस थोड़ी बहुत आपको एडवांस की नॉलेज है। और एक बार डिटेल डिस्कशन एनपीए क्लासिफिकेशन को लेकर, इनकम रिकॉग्निशन को लेकर, उनके प्रोविजनिंग को लेकर हम यहाँ पे इस क्लास में कवर करने के लिए जा रहे हैं। अब जो ये नोट्स आप देख रहे हो, कौन से टॉपिक के बाद, रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस के बाद, ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है आपके नोट्स के अंदर, बेसिकली ये आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ नहीं है। ये नोट्स मैंने लिए हैं कहां से, अपने सीए इंटर के ऑडिट के नोट्स में से कुछ पार्ट मैंने यहां पर आपके नोट्स में शामिल कर दिया, ताकि एडवांस की क्लासिफिकेशन को लेकर, इनकम रिकॉग्निशन को लेकर, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को लेकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके। इन्हें केवल आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, बस इन्हें लर्न करने का बिल्कुल भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना। इन टॉपिक पर केवल आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर करनी है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ एडवांस इसे आप क्रॉस कर दीजिए। इसके ऊपर ये पहली बात तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, और ना ही हमारी अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के टॉपिक रेलिवेंट है। कभी इंटर लेवल पे हुआ करते थे बट इन्हें हमें यहाँ पर इसमें कवर नहीं करना। समझ रहे हो ना बच्चे, क्यों कट करवा रहा हूं उसको। ये मत समझना कि सर ने कोई शॉर्टकट ले लिया। मैं तो और डिटेल चर्चा आपके साथ क्लास में करने के लिए जा रहा हूं। ये टॉपिक आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, मैंने बस आपको नोट्स में शामिल करके दे दिया है। ये इंटर के नोट्स हैं बेसिकली, लेकिन इनके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंटर का वो वाला पार्ट जो फाइनल के लिए रेलिवेंट है उसके ऊपर हम चर्चा करना बस शुरू करेंगे। तो इन चीजों को अगर आप अपनी नॉलेज के पर्पस के लिए रखना चाहते हो तो एक बार प्लीज पढ़ के आप देख लेना, वरना कहीं से भी इनको आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्हें सीधा आप कट करते हुए चलिए, सीधा आप इन्हें कट कर देना। नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। हमें जो स्टार्ट लेना है वो इस टॉपिक से लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर द आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। समझना है, कोई केस स्टडी हो सकती है एग्जाम में कि एनपीए क्लासिफिकेशन प्रॉपरली है या नहीं,
इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए ध्यान से, एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एक बैंक को अपने एडवांसेस को किस तरह से क्लासिफाई करना होता है। एक कैटेगरी होती है स्टैंडर्ड लोन्स और एक कैटेगरी है आपकी एनपीए। स्टैंडर्ड लोन क्या है कि भाई जो अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई नहीं हुआ है, जो अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई नहीं हुआ है, बेसिकली वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड लोन है। अब बात है सर ये एनपीए कौन से होते हैं, तो मैं कह दूंगा जो स्टैंडर्ड में कवर नहीं है वो नॉन परफॉर्मिंग में है। एक को तो हमको समझना पड़ेगा भाई, जो अकाउंट एनपीए नहीं हुआ, बैंक के द्वारा दिया गया कोई भी एडवांस अगर एनपीए नहीं है तो वो किस कैटेगरी में है, वो स्टैंडर्ड लोन में है। स्टैंडर्ड लोन में भी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे है, देखिए, स्टैंडर्ड रेगुलर एंड स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए। कुछ प्रीवियस लेक्चर को बच्चे आप रिकॉल करना, मैंने एसएमए को लेकर कुछ चर्चा आपके साथ की थी। मैंने बैंक से एक कार लोन लिया हुआ है, ठीक, मेरी आज तक कोई भी एक ईएमआई एक भी दिन के लिए ओवरड्यू नहीं हुई, कोई भी ओवरड्यू नहीं है मेरे अकाउंट के अंदर। ये क्या है, इट इज द स्टैंडर्ड रेगुलर, कोई भी ओवरड्यू नहीं है। लेकिन सपोज मेरी ईएमआई में ओवरड्यू हुआ, तो अगर ओवरड्यू हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट वीकनेस मेरे इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल रही है कि भाई ये अकाउंट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, ईएमआई बाउंस हुई है इस जगह पर। तो ऐसे अकाउंट जिसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही हैं बट इतना सीरियस नेचर की नहीं है कि उसको सीधा एनपीए बना दें, तो उनको बोलते हैं हम स्पेशल मेंशन अकाउंट। और ये तीन कैटेगरी होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट की। अगर ओवरड्यू आपका कह सकते हो कि एक दिन से लेकर 30 दिनों का है तो वो होता है आपका एसएमए जीरो कैटेगरी। लेकिन अगर 30 दिन से ऊपर गया, 31 दिन से लेकर 60 दिनों तक, तो ये बनेगा आपका एसएमए वन। और इनकेस अगर ये 60 दिन से ऊपर गया, यानी कि 61 डेज टू 90 डेज, तो ये बनेगा आपका एसएमए टू कैटेगरी के अंदर। एसएमए जीरो में लिखा है अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल्स, कि भाई सिग्नल, स्ट्रेस के सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। और बेसिकली अगर 1 to 30 डेज है तो इसे हम एसएमए जीरो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन ये वाला जो क्लासिफिकेशन है एसएमए जीरो, एसएमए वन, एसएमए टू, ये बेसिकली आपको बैंक की बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर तो हम परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग की बात करते हैं। हाँ, लेकिन अपने इंटरनल कंट्रोल के पर्पस के लिए यहाँ पर जो परफॉर्मिंग एडवांस हैं जिसमें कुछ स्ट्रेस सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं, उनको इन तीन कैटेगरी में लिया जाता है, एसएमए जीरो, एसएमए वन या एसएमए टू। नाउ बात करते हैं कि सर ये एनपीए क्या होता है फिर। ओके, 90 दिन से अगर ऊपर जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो एस एम ए टू के बाद एस एम ए थ्री नहीं आ रहा। वरना आप कह सकते हो कि अगर 90 दिन से ऊपर गया, लेकिन 91 डेज या उससे ऊपर जा रहा है, तो क्या इसको मैं एस एम ए थ्री कैटेगरी में लेके आऊंगा? देन आंसर इज नो। ये एस एम ए बस टू तक ही रहेगा, बिकॉज ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि एक एडवांस अकाउंट एनपीए क्लासिफाई कब हो जाता है। अगर वहां पर ओवरड्यू मोर देन 90 डेज जा रहा है तो वो अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाता है। तो एनपीए लोन फर्दर तीन तरह से कैटेगराइज हुए। एक होता है सब स्टैंडर्ड, दूसरा है डाउटफुल, डाउटफुल वन टू थ्री ये कैटेगरी होती है, एंड द लास्ट वन इज फॉर लॉस असेट। ये जो बेसिक चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये इन्होंने कहीं पर भी फाइनल के स्टडी मटेरियल में बच्चे कवर ही नहीं कर रखा। ये कहते हुए कि भाई आपने ऑलरेडी इंटर में करा हुआ है, बस उसी नॉलेज के बेस पर आपको एडवांस को वेरीफाई करना है। यानी एडवांस को कैसे वेरीफाई करना है वो फाइनल के सिलेबस का पार्ट है। लेकिन ये एडवांस का क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, इनकम रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें फाइनल के स्टडी मटेरियल में नहीं दी गई थी। तो वेरीफाई करने से पहले बस मैंने थोड़ा ये समझा कि कोई नहीं, एक लेक्चर यहाँ पर एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की जो यादाश्त है वो फ्लैशबैक आपको दिखाई दे कि हाँ हमने कुछ ऐसा इंटर लेवल पर बैंक ऑडिट के चैप्टर में कवर किया था। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने शायद ध्यान से ना पढ़ा हुआ हो या पढ़ा था बट भूल चुके हैं, तो ऐसे बच्चों को अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी फाइनल लेवल पर एडवांसेस को वेरीफाई करने में। केवल इसी पर्पस को लेके कि आपको प्रॉब्लम ना हो एडवांस की वेरिफिकेशन के अंदर, मैंने इस टॉपिक को क्लास में आज कवर किया है। एनपी अकाउंट क्या होता है, देखिए, एन अकाउंट विच सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर बैंक, जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दे। एक सिंपल सी बात है, एक एडवांस अकाउंट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर मैंने किसी को उधार दिया है, एडवांस दिया है,
और वो टाइम से मेरा प्रिंसिपल का रीपेमेंट या इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि वो एडवांस मेरा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर वो मुझे टाइम से ईएमआई का पेमेंट नहीं कर रहा, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एडवांस जो मैंने दिया है, वो एडवांस जो मेरी एसेट है, ये एसेट परफॉर्म नहीं कर रही है, ये मेरी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो कोई भी एडवांस अकाउंट अगर सपोज की ईएमआई बाउंस हुई, 30 दिन के लिए केवल ओवरड्यू हुआ है, क्या इमीडिएटली हम उसको एनपीए मान लें? बोले कि नहीं, एक लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरी है कि भाई कह सकते हो कि एक मटेरियल लेवल जैसा आप सेट करते हो ना, कि बस बर्दाश्त की सीमा बस खत्म हो गई, बस अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। तो कहने के एक टाइम लिमिट को सेट करना जरूरी था कि कब तक तो भाई मैं इसको एक परफॉर्मिंग एसेट मानता हुआ चलूंगा, बट इतने दिनों तक अगर ये चला गया तो भाई मैं इसको परफॉर्मिंग एसेट नहीं मान सकता, ये मेरे लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेगी। यहाँ पर आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स आते हैं और उन्होंने कहा कि भाई अगर ठीक है, आपने कोई एडवांस दिया है, उस पर आपका इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, यानी कि ओवरड्यू अगर 90 दिनों से ज्यादा का है तो वो एनपीए है। अगर आप देखें यहां पर, तो ओवरड्यू 61 टू 90 डेज एसएमए 2 कैटेगरी था, लेकिन 91 और मोर पर वो एसएमए 3 कैटेगरी लेके नहीं आ रहे, बिकॉज अब ये परफॉर्मिंग एडवांस नहीं है। अगर एसएमए 0 है या एसएमए 1 है या एसएमए 2 है, बेसिकली आपके परफॉर्मिंग एसेट ही है। हाँ, कुछ स्ट्रेस सिग्नल्स यहां पर आ रहे हैं, बट स्टिल ये आपकी परफॉर्मिंग एडवांस है, परफॉर्मिंग एसेट है। लेकिन यहां पर 90 दिन से ऊपर का ओवरड्यू गया, तो उस केस में ये मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट नहीं है, इसको मैं एनपीए क्लासिफाई करूंगा। क्लियर? बिल रिमेन ओवरड्यू, भाई कोई भी अगर एडवांस इस नेचर का है कि जहां पर एक इंटरेस्ट का पेमेंट करने की या प्रिंसिपल का रीपेमेंट करने की या ईएमआई का पेमेंट करने की कोई अगर ड्यू डेट होती है और ड्यू डेट पर अगर पेमेंट नहीं आता, तो वो हो जाता है ओवरड्यू। जैसे सपोज कि आज के दिन पर मुझे किसी बैंक को ईएमआई का पेमेंट करना था, आज के दिन पर, और आज लास्ट डेट है वो ईएमआई पे करने की, तो अगर मैंने आज इसे पेमेंट कर दिया तो ये ओवरड्यू में नहीं आएगा। लेकिन आज रात 12 बज गए और मैंने ये अमाउंट अभी तक पे नहीं किया, तो ये नेक्स्ट डे के लिए चला गया और ये अमाउंट मेरा एक दिन का ओवरड्यू हो गया। तो अगर ओवरड्यू 90 दिनों से ज्यादा का है, चाहे किसी भी नेचर का एडवांस हो, चाहे वो नॉर्मल एडवांस है या कोई आपने बिल्स वगैरह ले रखे हैं, तो अगर ये ओवरड्यू हुआ है मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज या बिल डिस्काउंटेड, तब उस केस में ये एडवांस अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। या फिर अकाउंट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर, इस चीज को बच्चे प्लीज ध्यान से आप देखना। किसी भी एडवांस अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन होता है एज एनपीए, वो दो फैक्टर के बेस पे होगा, या तो ओवरड्यू या आउट ऑफ ऑर्डर। अगर एडवांस जो बैंक ने दिया है वो इस नेचर का है जहां पर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये कहती है कि भाई एक डेट फिक्स है, इस डेट पर इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, या इस डेट पर प्रिंसिपल का रीपेमेंट हो जाना चाहिए, या ईएमआई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जहां पे दोनों होते हैं, इस तारीख तक आपकी ईएमआई आ जानी चाहिए। तो जहां पर प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का पेमेंट करने की कोई डेट फिक्स होती है और उस डेट तक पेमेंट नहीं आता, तो नेक्स्ट डे से वो क्या हो जाता है, ओवरड्यू हो जाता है। तो ऐसे एडवांस अकाउंट ओवरड्यू के बेस पर एनपीए क्लासिफाई होंगे। अगर ओवरड्यू 90 दिनों से ज्यादा का है तो भाई साहब ये एनपीए, अगर ओवरड्यू 90 दिनों से ज्यादा का है तो ये एनपीए। लेकिन कुछ एडवांस इस नेचर के भी होते हैं जहां पर कोई ड्यू डेट नहीं होती है पेमेंट करने की, जस्ट लाइक कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट। अब सीसी लिमिट देखो कैसे काम करती है, मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में कि मैं आपको ड्राइंग पावर वगैरह बहुत अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो समझिए ध्यान से कि ये सीसी लिमिट किस तरह से मूव करती है। कैश क्रेडिट, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, इन्होंने एसबीआई को एक एप्लीकेशन दी है, इन्होंने एसबीआई को एक एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन किस बात को लेकर है कि सर मुझे एक सीसी लिमिट प्रोवाइड करवा दीजिए, मुझे आप
सीसी लिमिट प्रोवाइड करा दीजिए। सीसी लिमिट इन्होंने अप्लाई किया है सपोज 50 लैक्स कि 50 लाख की मुझे एक सीसी लिमिट प्रोवाइड करवा दीजिए। अब बैंक जब सीसी लिमिट किसी को भी प्रोवाइड करवाता है तो बैंक बेसिकली उसके फाइनेंशियल्स को कॉल करेगा ही करेगा, लेकिन बैंक ये भी देखेगा कि आपको लिमिट की रिक्वायरमेंट क्यों है। बिकॉज सीसी लिमिट जो होता है बच्चे, वो एक तरह की शॉर्ट टर्म फंडिंग है, वो शॉर्ट टर्म एडवांस में ले रहा हूं यहां पर, जस्ट लाइक वर्किंग कैपिटल लोन। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसका एक पैसा ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं बेटा ब्लॉक हो जाता है। कहां पर? इन्वेंट्री के फॉर्म में, या बिजनेस करने के पर्पस के लिए जो मुझे उधार में माल बेचना पड़ता है, कॉल्ड एज डेटर। तो डेटर के फॉर्म में और इन्वेंट्री के फॉर्म में मेरा पैसा हो गया ब्लॉक। और जब आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई तो मुझे बिजनेस की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस केस में बैंक ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिकर नॉट, मैं हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। बोले आपका कितना पैसा ब्लॉक हो गया? बोले सर मेरी इन्वेंट्री में लगभग 70-80 लाख का अमाउंट ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये सारी पेड इन्वेंट्री है जिसके अगेंस्ट मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया हुआ है। अब सपोज अगर आप उधार में माल लेके आए तो क्या पैसा आपका कोई ब्लॉक हुआ? नहीं, बिकॉज अगर मैं उधार में लेके आया हूं तो बेसिकली मैंने कोई सप्लायर को पेमेंट तो किया ही नहीं, और अगर सप्लायर को कोई पेमेंट करा ही नहीं है तो पैसे का ब्लॉक होने का सवाल ही नहीं उठता। तो प्रॉब्लम तब होती है कि मेरे पास आज कैश था, उस कैश को मैंने सप्लायर को दिया, सप्लायर से मैंने माल मंगवा लिया, और आज मेरी दुकान के अंदर सपोज 70-80 लाख रुपए का माल लगा हुआ है, और ये सारी की सारी मेरी पेड इन्वेंट्री है। अब मुझे चिंता सता रही है कि यार बिजनेस में कैसे करूं आगे, बिकॉज पैसा तो मेरा ब्लॉक हो गया। वर्किंग करने के लिए लिक्विडिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बैंक ने कहा ठीक है सर, आपने 70-80 लाख रुपए का ये स्टॉक खरीदा हुआ है और आपका ये पैसा यहां पर ब्लॉक हुआ है, तो ठीक है एक काम करते हैं, हम यहां पर आपको 50 लाख का सीसी लिमिट का एक ऑफर देते हैं। तो बेसिकली एक्स ने बैंक को 50 लाख रुपए की एक सीसी लिमिट की एप्लीकेशन दी है अंगेंस्ट दी हाइपोथिकेशन ऑफ, यहां पे जो पैसा आपका ब्लॉक होता है किस फॉर्म में, या तो वो आपकी इन्वेंट्री में हुआ या फिर वो आपके डेटर में हुआ। तो जनरली इनके ऊपर एक हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट किया जाता है। और यहां पर जो बैंक मार्जिन मेंटेन करता है इन्वेंट्री वाले केस में, इन्वेंट्री वाले केस में बैंक जनरली मार्जिन मेंटेन करता है 25%। अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मार्जिन मेंटेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की वैल्यू अगर गिर जाती है तो बैंक अपना लोन आसानी से रिकवर कर सके। ये ना हो कि जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू गिरी मेरा उतना एडवांस क्या बन जाए, अनसिक्योर्ड बन जाए, ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए बैंक एज पर दी आरबीआई डायरेक्शंस मार्जिन मेंटेन करते हैं। अगर आज आपके पास 50 लाख की इन्वेंट्री है और मैं चाहता हूं कि मुझे 50 लाख की ही सीसी लिमिट मिल जाए, तो नहीं, इन्वेंट्री के ऊपर 50 लाख की अगर आपके 50 लाख की अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो 50 लाख की इन्वेंट्री पर बैंक आपको 50 लाख रुपए की सीसी लिमिट नहीं देगा, 25% का वो मार्जिन मेंटेन करेगा। बोला ठीक है भाई, अगर 50 लाख की आज आपके पास इन्वेंट्री है, पेड इन्वेंट्री, उधार वाली नहीं। कभी सोचो कि भाई मैं सप्लायर से उधार माल भी लेके आ जाऊं और इसके अगेंस्ट में फिर क्या कहते हैं सीसी लिमिट भी ले लूं, ऐसा नहीं चलेगा। 50 लाख की अगर आपकी पेड इन्वेंट्री है तो इसका 75% कितना हो गया, आई थिंक ये 37.5 लाख, इतनी लिमिट के लिए मैक्सिमम आप यहां पर एलिजिबल होंगे, बिकॉज बैंक 25% का मार्जिन इन्वेंट्री वाले केस में, या अगर आप कहते हो सर मेरे डेटर्स भी होते हैं, उधारी में ही मेरा माल फंस जाता है, तो डेटर के ऊपर भी एक हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करके आप बैंक से लिमिट ले सकते हो। और इन केस ऑफ डेटर्स जनरली जो बैंक मार्जिन मेंटेन करता है वो 40% का करता है, 25% एंड 40%। ये जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि इतना मार्जिन बैंक मेंटेन करता है जब वो सीसी लिमिट प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस एक्स के पास अच्छा खासा स्टॉक था, सपोज कि इसके पास जो स्टॉक था वो 80 लाख के आसपास का था, तो 50 लाख के लिए उसने सीसी लिमिट के लिए अप्लाई किया और बैंक ने ये सीसी लिमिट इसको अलाउ कर दी। सीसी लिमिट ऑफ ₹50 लाख इज अलाउड। ध्यान देना, तो ये तो हुआ सीसी लिमिट, सीसी लिमिट आपको 50 लाख की अलाउड हुई है। अलाउड का मतलब क्या है यहां पर, सैंक्शनड।
कि 50 लाख रुपए की एक सीसी लिमिट इस जगह पर सैंक्शन हो गई, 50 लाख रुपए की एक सीसी लिमिट सैंक्शन हो गई। लेकिन बात आती है कि जितनी लिमिट सैंक्शन हुई है, क्या एक्स इतनी लिमिट को यूज करने के लिए, इतनी लिमिट को विड्रॉ करने के लिए क्या एक्स यहां पर एंटाइटल होगा? कि आज बैंक में मैंने 50 लाख की सीसी लिमिट के लिए अप्लाई किया, बैंक ने मुझे 50 लाख की लिमिट दे दी, तो क्या इसका मतलब यह है कि अगले अब 1 साल तक मैं इस 50 लाख की लिमिट को आराम से यूज कर सकता हूं? बिकॉज लिमिट जो आपको मिलती है वो 1 साल के लिए मिलती है, और 1 साल के बाद क्या होगा, इसका रिन्यूअल होगा, और रिन्यूअल के टाइम पर आपको रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने होंगे। जनरली बैंक लिमिट के रिन्यूअल का जो टाइम होता है उससे 1 महीना पहले बैंक आपसे लिमिट का रिन्यूअल करवा लेगा, और अगर रिन्यूअल टाइम पे नहीं होता तो उस केस में बैंक आपसे पेनल्टी वगैरह अच्छी खासी चार्ज कर लेता है। वो एक बार, एक या दो बार बैंक से जो अकाउंट होल्डर है, बेसिकली जो बोरोवर है, उसके पास कॉल जाएगा, और इनकेस अगर उसने कॉल पर प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया, बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो उस केस में आपकी लिमिट का रिन्यूअल टाइम से नहीं हो पाएगा, और उस केस में बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा। सर अगर लिमिट का रिन्यूअल टाइम से नहीं होता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। पहले जरा लिमिट को जरा ध्यान से हम पहले समझने का अटेम्प्ट करते हैं कि किस तरह की फंडिंग है, और यहां पर फिर एनपीए क्लासिफिकेशन कैसे होगा। इतना तो एग्जाम्पल जो अभी मैंने दिया है, उम्मीद कर सकता हूं बच्चों आपको अच्छी तरह से यहां तक तो समझ में आया होगा। नाउ एक्स ने जब अप्लाई किया 50 लाख की एक सीसी लिमिट के लिए एसबीआई को, सीसी लिमिट 50 लाख रुपए की इसको सैंक्शन हो जाती है, और ये लिमिट आपको सैंक्शन होती है फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। जब लिमिट आपको मिलती है तो बैंक दुनिया भर के जो चार्ज होते हैं, लिमिट को प्रोसेस करने की जो फीस होती है वो अच्छी खासी वो आपसे चार्ज करता है। चलिए सर, लिमिट सैंक्शन हो गई, अब बैंक क्या कहेगा कि हर महीने आपको अपनी स्टॉक स्टेटमेंट बैंक में सबमिट करनी होगी, क्योंकि 50 लाख रुपए की लिमिट आपको आज आपको मिल गई है। ठीक है, तो एक्स को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा, उसी स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर आपकी ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट की जाएगी, और ड्राइंग पावर प्रॉपरली कैलकुलेट की गई है या नहीं की गई है, ये जब मैं कोई एडवांस वेरीफाई करता हूं तो इस चीज को मैं चेक करता हूं कि भाई आपने ड्राइंग पावर्स को प्रॉपरली कैलकुलेट किया है या नहीं किया। तो ड्राइंग पावर को चेक तो करना बात की बात है, पहले एटलीस्ट ये तो समझ जाए कि ड्राइंग पावर होती क्या है, ड्राइंग पावर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो 50 लाख रुपए की लिमिट आज आपको सैंक्शन तो हो गई, लेकिन अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि आपकी ड्राइंग पावर क्या निकल के आ रही है। उस ड्राइंग पावर से ज्यादा आप लिमिट का अमाउंट यूज नहीं कर सकते। सपोज कि जब इन्होंने यहां पे स्टॉक स्टेटमेंट दिया, तो ये स्टॉक स्टेटमेंट लगभग, चलिए इनका ये 80 लाख का स्टॉक था इनके पास। तो अगर मैं 80 लाख का अगर मैं 75% करता हूं तो ये ठीक है, निकल के आएगा 50 लाख तक की लिमिट सैंक्शन हो गई, और 80 लाख का उस टाइम पे इन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया था, अपना जो स्टॉक डिक्लेयर किया था कि सर मेरे पास 80 लाख का स्टॉक है और मुझे 50 लाख की लिमिट चाहिए, तो ठीक है 50 लाख की लिमिट इस जगह पर इनको अलाउ हो गई। अब इन्होंने इस लिमिट में से, यहां पर से इन्होंने सपोज 10 लाख की लिमिट को यूज कर लिया, ₹10 लाख लिमिट इज यूटिलाइज्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ₹10 लाख। 50 लाख की लिमिट भले ही आपको सैंक्शन हुई थी, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं था। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब कितनी लिमिट को आपने यूज कर लिया, कितना पैसा आपने यहां पर विड्रॉ कर लिया। जितना पैसा आप यहां से विड्रॉ करेंगे वो पैसा आपको बैंक को वापस करना है, इसे बोल रहे हैं हम यहां पर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच्चे कितना निकल के आए यहां पर, सर ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है यहां पर 10 लाख का। ठीक है, अब सपोज ये तो महीना था आपका अप्रैल का, ये अप्रैल के महीने में ऐसा हुआ। फिर मंथ आता है आपका मे 24, मे 24 में अब स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट बैंक में सबमिट की जाती है 50 लाख की। अब यहां पर मिस्टर एक्स ने स्टॉक स्टेटमेंट, ये स्टॉक स्टेटमेंट मंथली बेसिस पर सबमिट करनी होती है आपको। अगर स्टॉक स्टेटमेंट अगर नहीं आया, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा डिस्कस करेंगे अभी। बट अभी समझिए कि हाँ, मिस्टर एक्स ने मई के महीने में, अप्रैल की इनकी ड्राइंग पावर 50 लाख की थी, हर महीने ड्राइंग पावर कैलकुलेट की जाएगी
ये नहीं कि 50 लाख की लिमिट पूरी 1 साल के लिए आपके लिए, नहीं। जब अप्रैल में लिमिट के लिए अप्लाई किया गया था, उस टाइम पे स्टॉक 80 लाख रुपए का डिक्लेयर किया गया था। उसके बेसिस पर मैंने 50 लाख की लिमिट के लिए एप्लीकेशन दिया था। बैंक ने मेरी एप्लीकेशन को एक बार देखा, उन्हें सब कुछ बिल्कुल सही लगा, जेन्युइन लगा। इन्होंने मुझे 50 लाख की लिमिट यहां पर अलाउ कर दी और अप्रैल के महीने में मैंने इस लिमिट में से 10 लाख रुपए यूज कर लिए थे और आउटस्टैंडिंग अमाउंट आज के टाइम पे 10 लाख रुपए का है। नाउ मई 24 में स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट की जाती है यहां पर 50 लाख रुपए की। अब बताइए 50 लाख की स्टॉक स्टेटमेंट जा रही है तो आपको ड्राइंग पावर कैलकुलेट करनी है कि बताइए कि मई के महीने में यहां पर ये कितना पैसा यूज कर सकता है लिमिट का। यहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि भाई लिमिट 50 लाख की थी, 10 लाख का इसने लिमिट को यूज कर लिया, तो 50 लाख में से बच्चे 10 लाख को लेस कर देंगे और सोचेंगे सर अभी तो मैं 40 लाख की लिमिट को यूज कर सकता हूं, तो मेरी ड्राइंग पावर अभी भी यहां पर 40 लाख की बची हुई है। ये गलती बिल्कुल मत करना। ड्राइंग पावर आपके स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी और स्टॉक स्टेटमेंट आई है आपके पास मई के महीने के लिए 50 लाख। तो 50 लाख का जब स्टॉक स्टेटमेंट आया तो 50 लाख का बैंक 25% का मार्जिन तो साइड में कर देगा अपना। बोले ठीक है भाई, मैं इस 50 लाख पर 100% फंडिंग थोड़ी करूंगा आपको, मैं 75% निकालूंगा, यानी कि मैं 25% का अपना मार्जिन लेके चलूंगा। जब 75% किया गया तो ये निकल के आता है ₹37.5 लाख। क्लियर? यानी कि ये आपकी ड्राइंग पावर बन रही थी कि आप केवल 37.5 लाख को ही आप यूटिलाइज कर सकते हो और ऑलरेडी आपने कितना यूटिलाइज किया हुआ था। ऑलरेडी आपने कितना यूटिलाइज किया हुआ था, मैंने लेस किया यहां से आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो है आपका यहां पर ₹10 लाख, जो आपने ऑलरेडी लिमिट में से यूज किया हुआ था। तो यहां पर जो आपके पास लिमिट यूज करने के लिए जो अवेलेबल रहेगी वो 27.5 लाख रुपीस की रहेगी। कि आप 27.5 लाख 27.5 लाख की लिमिट को और अभी आप यहां पर यूज कर सकते हो। गलती से भी 40 लाख का आंसर मत निकाल देना कि 50 लाख की लिमिट थी, 10 लाख मैंने यूज कर लिया तो 40 लाख को और मैं यहां पर यूज कर सकता हूं ना, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो स्टॉक स्टेटमेंट आई है उस स्टॉक स्टेटमेंट पे हम मार्जिन अप्लाई कर लेंगे और देखते हैं कि भाई कितना स्टॉक हमारी लिमिट के पर्पस के लिए लिया जाएगा। वो 25% का मार्जिन लिया, 75% हमने अप्लाई किया, वो निकल के आता 37.5 लाख। ये आपकी ड्राइंग पावर थी। इस ड्राइंग पावर में से कितनी पावर को आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, वो थी 10 लाख। तो कितना और अब आप यूज कर सकते हो, ये हुआ 27.5 लाख। सपोज इन्होंने यहां पर 10 लाख को और यूज कर लिया, ₹10 लाख लिमिट इज यूटिलाइज्ड इन दिस मंथ, दैट इज मई 24 में 10 लाख की लिमिट को और यूटिलाइज कर लिया। नाउ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹20 लाख। अब 20 लाख रुपए का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, इतने एग्जाम्पल को, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं बच्चे समझ में आपको आया होगा। जरा इतने एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके मुझे बता सकते हो कि क्या एक्स इस लिमिट अकाउंट को प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या मिस्टर एक्स यहां पर इस लिमिट अकाउंट को प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आंसर निकाल सकते हो क्या? आपका सीए का दिमाग क्या कहता है इस जगह पर कि क्या ये अकाउंट ठीक तरह से चला रहा है, क्या नहीं चला रहा। क्योंकि आप देखो बेटा, पहले स्टॉक कितने का था, 80 लाख का, ठीक है। अब ये स्टॉक कितने का आ चुका है, ये अब 50 लाख का आ चुका है, यानी कि इस बीच इसने 30 लाख रुपए की इन्वेंटरी को सेल कर दिया है। इस बीच इसने 30 लाख की इन्वेंटरी को सेल कर दिया। जब 30 लाख की इन्वेंटरी को आपने सेल किया तो ठीक है, जब शुरू में 80 लाख की इन्वेंटरी थी और उसके अगेंस्ट 50 लाख की लिमिट आपको मिल गई थी, आपने 10 लाख की लिमिट को यूज किया। लेकिन जब आपने इस बीच 30 लाख की इन्वेंटरी को प्रॉफिट मार्जिन लेके आपने सेल किया होगा, क्या वो पैसा आपके पास नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा। तो कायदा तो ये कहता है कि भाई जो पैसा आपके पास सेल करके आया वो पैसा आपको बैंक में जमा करना चाहिए था। बिकॉज आपकी कैपिटल ब्लॉक हुई, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुई थी, इसी पर्पस के लिए तो आपने लिमिट ली थी। तो ठीक है, आज मेरी इन्वेंटरी दुकान में रखी हुई है 80 लाख रुपए की, 50 लाख की लिमिट मैंने ले ली, वो अभी हालांकि अभी आपने यूज नहीं किया,
उसमें से आपने 10 लाख को यूज किया कि जरूरत पड़ गई, लेकिन माल अभी तक बिका नहीं था, तो मुझे किसी को पेमेंट करना था, मैंने 10 लाख की लिमिट को यूज कर लिया। लेकिन जैसे ही माल आपका बिकता है, तो जो माल आपका बिका, क्या वो पैसा आपको बैंक में जमा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? पूरा मत करते, लेकिन जो लिमिट यूज कर लिया आपने 10 लाख रुपए की, वो तो आप जमा करते। बट वो आपने लिमिट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं लिमिट अकाउंट को प्रॉपरली ऑपरेट नहीं किया जा रहा। तो इस तरह से देखा जाए तो भाई, अब आपने 50 लाख की स्टेटमेंट दी है, तो बैंक बोलेगा भाई पहले कभी तेरे पास 80 लाख का स्टॉक रहा होगा, बट आज तेरे पास जो स्टॉक है वो केवल 50 लाख का है। तो 50 लाख पर हम 75% का मार्जिन अप्लाई करेंगे, वो 37.5 लाख का है। और अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो थी, यानी कि इसका 75% किया, ये आपकी ड्राइंग पावर निकल के आती है। 10 लाख आपने ऑलरेडी यूज करा हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, अब आप 27.5 लाख और यूज कर सकते हो। इसने यहां पर 20 लाख को यूज कर, 10 लाख को और यूज कर लिया। नाउ आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहां पर इसकी 20 लाख रुपए की निकल के आती है। नाउ नेक्स्ट मंथ आएगा जून 24। अब स्टॉक स्टेटमेंट सपोज जाती है इस बार 30 लाख की, स्टॉक स्टेटमेंट आती है इस बार 30 लाख की। अब यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे ड्राइंग पावर कितनी बनेगी, तो ठीक है सर, मैं 30 लाख पर मार्जिन को लेस करके देखता हूं, 75% हम करते हैं, तो ये निकल के आता है कितना, 7.5, 15, कितना, 22.5 लाख, 22.5 लाख। 22.5 लाख की अब आपकी ड्राइंग पावर बन रही है। इसमें से ऑलरेडी आपने कितना यूज किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था, 20 लाख, 20 लाख। तो अब आप केवल 2.5 लाख की लिमिट को और यहां पर यूज कर सकते हो। 2.5 लाख की लिमिट को आप यहां पर यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि ड्राइंग पावर किस तरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं? जो भी स्टॉक स्टेटमेंट आई, उस पर हमने मार्जिन को अप्लाई किया। बेसिकली क्या होगा, जितनी भी स्टॉक स्टेटमेंट जाती है, उसमें से क्रेडिटर्स को हम लेस करेंगे, बिकॉज बैंक आपकी पेड इन्वेंट्री पर आपको फंडिंग कर रहा है, पेड इन्वेंट्री पर। फिर उसमें से अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो डैमेज है, ऑब्सोलीट है, वो भी लेस करेगा, बिकॉज बैंक उस इन्वेंट्री पे फंडिंग करेगा जो फ्रीक्वेंटली सेल होती हो। तो पहले प्रॉपरली इन्वेंट्री कैलकुलेट की जाएगी, और जो इन्वेंट्री फाइनली कैलकुलेट होके आएगी, उस पर मार्जिन को लिया जाएगा, और नेट ऑफ मार्जिन करके, यानी 75% लिया मैंने यहां पर, निकाला जाएगा कि भाई कितनी आपकी ड्राइंग पावर बन रही है। उसमें से ऑलरेडी कितना आपने अमाउंट को यूज किया हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट को फर्दर आप यूटिलाइज करने के लिए एंटाइटल होंगे। लेकिन सपोज अगर मैं इसी महीने में ये कहता हूं कि स्टॉक स्टेटमेंट सपोज यहां पर आती है 24 लाख की, सपोज स्टॉक स्टेटमेंट आती है यहां पर 24 लाख की, तो यहां पर क्या होगा, 30 लाख का 24 लाख का 75% मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। स्टॉक स्टेटमेंट आती है 24 लाख की। अब निकालते हैं यहां पर ड्राइंग पावर क्या होगी, तो 24 लाख का 75% कितना हो गया, ये 18 लाख। यानी कि ड्राइंग पावर आपकी बनती है 18 लाख की। ड्राइंग पावर बनती है यहां पर आपकी 18 लाख की। अब ड्राइंग पावर बन रही है 18 लाख की, लेकिन बच्चे जरा ध्यान से आप देखो कि 18 लाख की मेरी ड्राइंग पावर बन रही है, लेकिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है यहां पर, 20 लाख का। तो मिस्टर एक्स तो सपने ये सजा के बैठे हुए थे कि भाई 50 लाख की लिमिट है, 20 लाख मेरी आउटस्टैंडिंग है, 30 लाख की लिमिट को मैं और यूज कर सकता हूं। बट ये नालायक क्या, इन्वेंट्री को बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, लेकिन बेच के जो पैसा आ रहा है, ये बैंक को जमा करवा ही नहीं रहा, यानी ये अपने लिमिट अकाउंट को प्रॉपर तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा। और जब 24 लाख का अगर बैंक में आपने स्टॉक स्टेटमेंट दिया, तो 24 लाख पर बैंक ने मार्जिन अप्लाई करते हुए 75% निकाला, ये निकल के आता है आपका 18 लाख। बोले भाई अब आपकी ड्राइंग पावर 18 लाख की बन रही है, बट ऑलरेडी आपने यहां पर 20 लाख रुपए विड्रॉ कर रखे हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रॉस कर गई है ड्राइंग पावर को, आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रॉस कर गई है ड्राइंग पावर को। तो ये अकाउंट आपका हो गया है आउट ऑफ ऑर्डर, ये अकाउंट हुआ आपका आउट ऑफ ऑर्डर। और अगर आउट ऑफ ऑर्डर
90 दिन या उससे ज्यादा का है। ध्यान देना, यहां पर एक्सीडिंग 90 डेज नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअसली 90 दिनों का आउट ऑफ ऑर्डर आ जाता है, यहां पर गलती से भी एक्सीडिंग याद मत कर लेना। ओवरड्यू वाले केस में हम एक्सीडिंग 90 डेज की बात करते हैं। लेकिन अगर अगर सीसी लिमिट टाइप का कोई अकाउंट है जहां पर रीपेमेंट करने की या इंटरेस्ट का पेमेंट करने की कोई ड्यू डेट अगर नहीं होती, तो जहां पर एडवांस में कोई पेमेंट करने की, रीपेमेंट करने की ड्यू डेट नहीं है, वहां पर आउट ऑफ ऑर्डर के बेस पर हम एनपीए क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डर के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले समझना जरूरी है कि आउट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। तो भाई अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्रॉइंग पावर को एक्सीड कर रहा है तो ये अकाउंट आपका आउट ऑफ ऑर्डर है। और अगर आउट ऑफ ऑर्डर कॉन्टिन्यूअसली 90 दिनों के लिए चला जाता है तो फिर अकाउंट ये आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। तो आज ये अकाउंट आपका क्या हो गया, ये आउट ऑफ ऑर्डर होना शुरू हो गया। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आई है हमें आपकी बहुत अच्छी तरह से। सर सपोज अगर इसी बीच अगर इसने अपना स्टॉक स्टेटमेंट 100 लाख का दे दिया, सपोज 1 करोड़ रुपए का, तो क्या 1 करोड़ पर हम 75% करके क्या इसकी लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं भाई साहब, जो लिमिट आपको ओरिजिनली सैंक्शन हुई थी, ड्राइंग पावर कभी भी सैंक्शन लिमिट को तो क्रॉस कर ही नहीं सकती। कभी आप सोचे सर 50 लाख का, फिर 50 लाख की लिमिट को फिक्स करने का फायदा ही क्या है जब स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पर मुझे ड्राइंग पावर निकालनी है। बेटा कभी भी आपकी ड्राइंग पावर सैंक्शनिंग लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकती। तो अगर देखा जाए यहां पर, अगर इस वाले केस में, इसी वाले जून वाले केस में, अगर इसने अपनी स्टॉक स्टेटमेंट 100 लाख की दी है और पेड इन्वेंट्री है सारी की सारी, उस पर 75% अप्लाई करेंगे तो 75 लाख निकल के आता है। लेकिन इन एनी केस ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती, तो यहां पर आपकी ड्राइंग पावर निकल के आ रही है भाई कितनी, 50 लाख तक की। और उस 50 लाख में ऑलरेडी आपने 20 लाख को यूज किया हुआ था, तो ठीक है, अभी आप यहां पर 30 लाख को यूज करने के लिए एंटाइटल हो। बात समझ में आई इतनी? हाँ सर, सारी बातें हमें आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। अब एक छोटी सी बात बताना, क्या हो अगर जून के महीने में कोई स्टॉक स्टेटमेंट आती ही नहीं? भाई मिस्टर एक्स की तबीयत खराब हो गई, सोल प्रोप्राइटर थे, तो ये बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट नहीं भेज पाए कुछ टाइम के लिए। इनका लड़का दुकान पर बैठ गया, उसे सारी लीगल फॉर्मेलिटी तो पता नहीं थी कि भाई बैंक से कोई लिमिट ले रखी है, बैंक को स्टेटमेंट सबमिट करनी है। अगर ड्यू डेट पर एक डेट तक आने की, जब महीना शुरू होता है उसके 10 तारीख तक ये स्टॉक स्टेटमेंट बैंक में भेजना पड़ता है। 10 भी नहीं, आई थिंक 7 तारीख तक। 7 तारीख तक स्टॉक, बल्कि रूल तो कहता है भाई महीने शुरू होते भेजिए आप, और अगर नहीं आती तो कॉन्करेंट ऑडिटर इस वाली बात को देखता है कि भाई जो जो लिमिट इश्यू की गई थी, प्रोवाइड की गई थी, क्या उन सबके अगेंस्ट स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से बैंक में आती हैं या नहीं आती। अब अगर जून के महीने में कोई स्टॉक स्टेटमेंट सपोज मिस्टर एक्स ने बैंक को सबमिट नहीं करी, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, सोच लीजिए। अगर मिस्टर एक्स ने कोई स्टॉक स्टेटमेंट अगर बैंक को नहीं दिया तो कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आएगा? सर हमारी तो जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट हो रही थी वो तो स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पर ही हो रही थी। अगर कोई स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया तो इस केस में ड्राइंग पावर क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। अगर स्टॉक स्टेटमेंट बैंक में नहीं आया तो उस केस में ड्राइंग पावर बेटा आपकी जीरो हो जाएगी। क्यों? बिकॉज भाई स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है तो मैं किसका 75% करूंगा, ड्राइंग पावर आपकी जीरो है। और ड्राइंग पावर जीरो है तो इसका मतलब जितनी भी लिमिट को यूज किया हुआ है वो सारा पैसा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये ड्राइंग पावर से एक्सीड कर रहा है, ये अकाउंट क्या बन गया आपका, आउट ऑफ ऑर्डर होना शुरू हो गया। लेकिन व्यापारी ने कहा कि सर थोड़ा सा तो मेरे ऊपर तरस खा लेते, इमीडिएटली इसको आउट ऑफ ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट क्या थी? तो टेम्परेरी डेफिशिएंसी वाले केस में कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि ठीक है आप पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर, यानी जो पीछे स्टॉक स्टेटमेंट आई थी मई वाली, इसी स्टॉक स्टेटमेंट के बेस को बेस मानते हुए आप इसकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट जिनके बेसिस पर आप ये ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर रहे हो, इन एनी केस ये 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर जून के महीने में अगर इसने अपना ये स्टेटमेंट बैंक को नहीं दिया तो इमीडिएटली हम आपके अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर नहीं कर रहे, हम आपके मई के महीने के स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर जून की ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर लेंगे।
जुलाई में भी सपोज अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया तो भी मई वाली स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट हम कर लेंगे। जून जुलाई उसके बाद अगर अगस्त भी आ गया तो भी हम मई वाली स्टेटमेंट के बेसिस पर कर लेंगे। लेकिन सपोज और भी आगे टाइम जा रहा है तो भाई फिर टेम्परेरी डेफिशिएंसी नहीं है। टेम्परेरी डेफिशिएंसी कुछ टाइम के लिए है, नाम में क्या है टेम्परेरी। पर टेम्परेरी है तो 3 महीने में प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करो ना। लेकिन 3 महीने भी ओवर हो गए और अभी भी आप यहां पर मई के महीने वाली स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर अपनी ड्राइंग पावर चाहते हो तो ऐसा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें अभी आपको नोट्स में देखने को मिलेंगी। तो वैसे तो समझिए कि अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं गया तो ड्राइंग पावर उस केस में बन जाती है आपकी जीरो। लेकिन ये एक तरह की बन जाती है टेम्परेरी डेफिशिएंसी। और टेम्परेरी डेफिशिएंसी वाले केस में आरबीआई के नॉर्म्स ये कहते हैं कि आप पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर भी डीपी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट भी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेम्परेरी डेफिशिएंसी का व्यापारी लोग या जिसने भी लिमिट को लिया हुआ है, व्यापारी बोलूंगा, लाला लोग, ये इस बात का नाजायज फायदा ना उठाएं। तो जब टेम्परेरी डेफिशिएंसी आती है तो बैंक आपसे पेनल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट बाय वे ऑफ पेनल्टी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करता है 2% का। यानी कि जो भी आपका लिमिट का रेट रहा था, लिमिट का रेट जनरली जो होता है ना वो आपका लगभग 10 से लेकर 13% के आसपास, जनरली मैं जो देखता हूं अपनी प्रैक्टिस में तो 11% के आसपास या 10% के आसपास का ये लिमिट का रेट रहता है। अब मेरे अगर सपोज किसी क्लाइंट ने लिमिट ड्राइंग पावर के पर्पस के लिए बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट भेजने में लापरवाही करी तो बैंक इमीडिएटली उसकी लिमिट को रोकेगा नहीं। जैसे सपोज कि अगर जून के महीने में स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आती तो ड्राइंग पावर तो आपका जीरो हो गया। तो ड्राइंग पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब लिमिट में से कोई भी पैसा इसको यूज करना अलाउ नहीं किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये एक टेम्परेरी डेफिशिएंसी है। और टेम्परेरी डेफिशिएंसी वाले केस में पुरानी स्टेटमेंट के बेसिस पर भी हम आपकी ड्राइंग पावर को कैलकुलेट कर लेंगे, बट वो पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और जब तक भाई साहब आपका स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आता तो बाय वे ऑफ पेनल्टी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना लिमिट आपने ऑलरेडी यूज की हुई है उस पर 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो जब हम बैंक में कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं तो हम ये रिवेन्यू लीकेज का पॉइंट भी देखते हैं कि भाई जिसकी स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से नहीं आई तो ठीक है, ड्राइंग पावर पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट के बेस पे दी जा रही है, बट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और उसमें भी फिर हम देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट अब जो चार्ज किया जा रहा है आपने 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया या नहीं किया। इनकेस बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गया, वो अभी भी 11% ही चार्ज कर रहा है, जबकि यहां पर 11% प्लस 2% 13% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होना चाहिए था, बट बैंक ने अगर नहीं किया तो ये रिवेन्यू लीकेज का मामला मैं यहां पर अपनी कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है मैं उसमें हाईलाइट करूंगा कि भाई यहां पर रिवेन्यू लीकेज है। इंटरेस्ट पैनल इंटरेस्ट यहां पर बोरोवर से चार्ज नहीं किया जा रहा। इतनी बात बेटा समझ में आई? तो ये समझ में आया आपको आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? हाँ सर, आउट ऑफ ऑर्डर समझ में आया। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्राइंग पावर से ज्यादा चली जाती है तो अकाउंट आपका आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर एक केस में और बन जाता है, इस केस को जरा ध्यान से देखना कि ये भी आउट ऑफ ऑर्डर वाली कैटेगरी में ही आएगा। आज के टाइम पर सपोज आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख की है और स्टेटमेंट के बेसिस पर जो स्टॉक स्टेटमेंट आ रही है इसके बेसिस पर ड्राइंग पावर मेरी लगभग 40 लाख के आसपास की बन रही है। तो सोचिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरी 20 लाख की है, यानी मैं 20 लाख की लिमिट को यूज करके बैठा हुआ हूं और मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक है, मैं लगातार स्टॉक स्टेटमेंट बैंक को दे रहा हूं और उनके बेसिस पर मेरी ड्राइंग पावर लगभग 40 लाख के आसपास की निकल के आ रही है। क्या ये अकाउंट आपको आउट ऑफ ऑर्डर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। ये अकाउंट इस बेस पर कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्राइंग पावर से ज्यादा है, इस बेस पर आउट ऑफ ऑर्डर नहीं बन रहा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख का है जबकि ड्राइंग पावर यहां पर 40 लाख के निकल के आ रही है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि लगातार 90 दिन का जो मैं टाइम ले रहा हूं, सपोज ये एक टाइम लाइन है 90 डेज की, इन 90 डेज का 20 लाख का जो आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इस पर इन 90 दिनों के दौरान सपोज जैसे 20 लाख का अगर मैंने 10% करा, अच्छा कैलकुलेटर मेरे सामने ही रखा हुआ है, वेरी गुड। 20 लाख का
अगर मैंने किया सपोज 10% का मैं इंटरेस्ट रेट मांग रहा हूं, तो ये हुआ आपका 2 लाख, और 90 दिन का मतलब मोटा मोटा मैं 3 महीने ले लेता हूं, ये चलो 90 दिन ही ले लेता हूं पूरा, 90 डिवाइड बाय 365, तो ये निकल के आया लगभग 49,315। मोटा मोटा मैं इसको चलिए ले लेता हूं लगभग 50,000। तो यहां पर जो इंटरेस्ट निकल के आया 90 दिनों में, ये इंटरेस्ट निकल के आ रहा है बच्चे सपोज 50,000। बात समझ में आ रही है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख का है, ड्राइंग पावर 40 लाख की है, यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्राइंग पावर से कम है। तो ये इस कंडीशन पे तो आउट ऑफ ऑर्डर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब समझिए ध्यान से कि 90 दिनों तक लगातार, 90 दिनों तक लगातार इस लिमिट अकाउंट में मुझे कोई ट्रांजैक्शन होती हुई दिखाई नहीं दे रही, यानी कि इन 90 दिनों में, इन 90 दिनों में या तो कोई क्रेडिट ही नहीं हुआ, नो क्रेडिट इन लिमिट अकाउंट, लिमिट अकाउंट में कोई भी पैसा मुझे क्रेडिट होता हुआ दिखाई नहीं दिया, हालांकि 40 लाख की ड्राइंग पावर थी और केवल 20 लाख का ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, लेकिन 90 दिनों तक मुझे यहां पर कोई भी क्रेडिट होता हुआ पैसा दिखाई नहीं दिया। या फिर क्रेडिट्स तो आपके हुए हैं, कुछ पैसा क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन जो पैसा क्रेडिट हुआ है वो पैसा 50,000 से कम का है, यानी कि 90 दिनों में कम से कम उतना क्रेडिट तो आना चाहिए था कि 90 दिनों में जितना इंटरेस्ट बैंक आपसे ले रहा है, कम से कम उतने इंटरेस्ट को कवर करने वाले क्रेडिट आपके लिमिट अकाउंट में आने चाहिए थे। लेकिन अगर 90 दिनों तक लगातार आपने अकाउंट में कुछ भी पैसा क्रेडिट किया ही नहीं, या पैसा क्रेडिट किया है लेकिन जितना पैसा क्रेडिट किया है उसका एग्रीगेट 50,000 तक नहीं पहुंच रहा, अगर 50,000 तक पहुंच जाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 50,000 से कम है, सपोज कि जो क्रेडिट किया वो 10,000 हुआ, या 20,000 या 30,000 या 40,000 या 45,000, लेकिन 50,000 का क्रेडिट अकाउंट में नहीं आया, तो ये अकाउंट अभी भी आपका आउट ऑफ ऑर्डर है। और अगर आउट ऑफ ऑर्डर लगातार लगातार 90 दिनों तक चला जाता है, तो फिर उस केस में यह अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर 90 दिनों तक लगातार आपने यहां पे कोई भी पैसा क्रेडिट किया ही नहीं है, या पैसा क्रेडिट हुआ है लेकिन 50,000 से कम का है, तो ये अकाउंट आपका यहां पर एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा, बीइंग आउट ऑफ ऑर्डर। तो जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि 90 दिनों में आपने कुछ भी क्रेडिट नहीं किया, या क्रेडिट तो किया है लेकिन ये 50,000 रुपए से कम का है, तो ये सिचुएशन अगर 90 दिन तक लगातार चली तो आउट ऑफ ऑर्डर मानते हुए हम इसे एनपीए क्लासिफाई कर देंगे। तो ओवरड्यू समझ में आया आपको? आउट ऑफ ऑर्डर आपको समझ में आया? देखिए बच्चे ध्यान से नोट्स पे आते हैं वापस। नोट्स को तो केवल आपको बेटा समझना है ध्यान से, इन्हें कुछ भी ना याद करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मैं फिर से कह रहा हूं कि ये फाइनल के स्टडी मटेरियल में कवर ही नहीं किया इन्होंने। ये कहते हुए कि भाई साहब ये पूरा ज्ञान आप इंटर के ऑडिट लेवल पे लेके आ चुके थे, हम तो केवल एडवांस को यहां पर वेरीफाई करना सिखा रहे हैं आपको। लेकिन मुझे बस ऐसा लगा कि एडवांस को वेरीफाई करने से पहले ये बातें एक बार फिर से आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। तो एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ, आउट ऑफ ऑर्डर के बच्चे दो कंडीशन है, दो कंडीशन। पहला, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शनिंग लिमिट या ड्राइंग पावर फॉर 90 डेज। ध्यान देना, एक्सीडिंग 90 डेज की बात नहीं कर रहे, 90 दिनों के लिए लगातार आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्राइंग पावर को क्रॉस कर रहा था। या फिर if there are no credit continuously for 90 days as on balance sheet date, बैलेंस शीट डेट पर 90 दिनों तक लगातार कोई भी क्रेडिट आया ही नहीं, या फिर क्रेडिट्स तो आए, क्रेडिट्स आर देयर, लेकिन 90 दिनों में जितना इंटरेस्ट बन रहा था उसे कवर करने वाले क्रेडिट नहीं आए, क्रेडिट्स आर देयर बट नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। एग्जांपल देखिए, A Limited has been sanctioned a cash credit facility of ADB Bank Limited for rupees 50 lakh. But as per the stock statement furnished, bank has calculated drawing power to rupees 24 lakh. एक आई थिंक ना थोड़ा सा इसमें गलती है, ये मैंने यहाँ पर 42 लाख लिया था, ये 24 लाख, देख लेते हैं इसको भी। तो ड्राइंग पावर कुछ कैलकुलेट की है। इन दिस केस अकाउंट वुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस
आपका 50 लाख या 42 लाख, ये 42 लेते हैं इसको, यहां पर आपकी जो ड्राइंग पावर है वो 42 लाख की है। तो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 42 लाख रुपए से ज्यादा है लगातार 90 दिनों के लिए, या फिर देयर आर नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज एज ऑन बैलेंस शीट डेट, कोई भी क्रेडिट नहीं है, या क्रेडिट तो है बट उतना नहीं है जितना कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर जितना इंटरेस्ट बन रहा था 90 दिनों के दौरान, वो इंटरेस्ट कवर कर लेता। क्रेडिट्स आर देयर अप टू से ₹2 लाख, सपोज क्रेडिट हुए थे 2 लाख के, बट आर नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड विच इज अराउंड ₹5 लाख। सपोज कि 90 दिनों में बैंक ने जो लिमिट के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया आपसे वो 5 लाख का था, तो भाई 5 लाख का आपका इंटरेस्ट हुआ है लेकिन आपके 90 दिनों में क्रेडिट केवल 2 लाख का आया है, 5 लाख के बराबर का नहीं आया, तो भाई साहब ये आउट ऑफ ऑर्डर है। क्लियर? ओवर ड्यू क्या है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पर प्रिंसिपल का रीपेमेंट करने की या इंटरेस्ट का पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है बट उस ड्यू डेट तक पेमेंट अगर नहीं आया तो नेक्स्ट डे से वो ओवर ड्यू है। इफ इट इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, कि ड्राइंग पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ड्राइंग पावर इज द लिमिट अप टू विच अ फर्म और कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द लिमिट सैंक्शन। मतलब ये मत समझना कि जितनी लिमिट सैंक्शन है वो सारी की सारी आप कभी भी यूज कर सकते हो, नहीं, उसी में से आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट की जाएगी। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल आपको समझाया था, अगर वो दिमाग में है तो सारे पॉइंट अब आपको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से यहां पर समझ में आएंगे। Sanction limit is the total exposure that a bank can take on particular client for facilities like CC limit, overdraft. Drawing power cannot exceed the sanction limit. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज लिमिट सैंक्शन हुई है 50 लाख की, बट आपने स्टॉक स्टेटमेंट दे दिया 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ पर 75% अप्लाई करके आपने कहा कि नहीं भाई मेरी ड्राइंग पावर तो 75 लाख की बन रही है ना। जो लिमिट आपको ओरिजिनली सैंक्शन होती है, ड्राइंग पावर मैक्सिमम उतनी ही जा सकती है, उससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट या डेटर स्टेटमेंट सबमिटेड आफ्टर अप्लाइंग अ मार्जिन इन परसेंटेज। वो डिपेंड करता है कि जो लिमिट आपको सैंक्शन हुई है वो किसके हाइपोथिकेशन के चार्ज के ऊपर आपको लिमिट मिली है, इन्वेंट्री पर या डेटर पे, दोनों भी हो सकते हैं। सपोज कि मैंने इन्वेंट्री और डेटर दोनों पे चार्ज क्रिएट करा, इन्वेंट्री पर जनरली जो मार्जिन चलता है वो 25% का होता है और डेटर पे जो मार्जिन लेते हुए चलते हैं वो जनरली अगर बात करें तो वो आपका 40% का होता है। तो डीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट सबमिटेड आफ्टर अप्लाइंग अ मार्जिन इन परसेंटेज। Stock audit should be carried out by the bank for all accounts having funded exposure of more than ₹5 crore। जहां पर बैंक ने कोई लिमिट 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की, सॉरी नॉट और मोर, 5 करोड़ से ज्यादा, तो मोर देन ₹5 करोड़, अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक ने लिमिट दे रखी है तो उस केस में रूल कहता है कि भाई फिर आपकी स्टॉक ऑडिट भी होगी, किसकी? जिसने इस लिमिट को लिया हुआ है, देखने के लिए भाई जितना लिमिट, बिकॉज अगर 5 करोड़ रुपए का अगर आपने लिमिट ली हुई है तो सोचिए बेटा 5 करोड़ किसी का 75% है, तो अगर मैं 5 डिवाइड बाय 75% करता हूं तो लगभग 6.67 करोड़ इतने अमाउंट की इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। तो देखने के लिए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि केवल स्टॉक स्टेटमेंट बड़ा चढ़ा के आप भेज देते हो कि इतना पैसा वास्तव में दुकान में है भी या नहीं है। और प्रैक्टिकली बेटा बात करूं, अंदर की बात बताऊं मैं आपको? हाँ सर बताओ ना प्लीज। कई बार मैंने देखा है कि दुकान में माल नहीं होता, माल पूरा बेच खाया। सपोज की 30 लाख की लिमिट है और 30 लाख की लिमिट है और लिमिट को पूरा यूज कर रखा है, लेकिन दुकान में केवल जो माल लगा हुआ है वो सपोज 4 या 5 या मैक्सिमम 10 लाख का लगा हुआ है माल, और स्टॉक स्टेटमेंट में बड़ा चला कि हाँ भाई मेरे पास ये माल है, मेरे पास ये माल है, क्योंकि 1 1 2 पेज का स्टॉक स्टेटमेंट का बैंक का फॉर्मेट होता है, वो सबमिट करना होता है। तो छोटी मोटी लिमिट में चलो चल जाएगा, पर जहां पर लिमिट आपने 5 करोड़ से ऊपर की दे रखी है तो हवाबाजी में तो स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रही। तो बैंक अपने ऐसे कस्टमर का, ऐसे बोरोवर का स्टॉक ऑडिट करवाते हैं कि भाई देख के आइए कि ये इन्वेंट्री वास्तव में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। और कौन करता है इसके लिए? बैंक सीएस को हायर करते हैं, सीए फर्म सीए स्टॉक ऑडिट करती हैं।
Stock audit should be carried out by the bank for all accounts having funded exposure of more than ₹5 crore. कैसे डीपी देखो कैलकुलेट होती है? तो स्टॉक एट रिलायजेबल वैल्यू, ये सपोज ₹1000, ये जितने भी दिख रही है फिगर है ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज, लेस अनपेड स्टॉक। अनपेड स्टॉक का मतलब इसमें से लेस कर दिए गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये आपने बिल एक्सेप्ट किए हुए हैं, 600 लेस किया, ये आपका पेड इन्वेंट्री निकल के आता है। अगर इसमें कोई ऑब्सोलीट या डैमेज इन्वेंट्री होती वो भी लेस किया जाता। फिर इस पर मार्जिन अप्लाई कर दिया 25% का, तो यहां पर तो निकल के आया है 300। अगर डेटर के ऊपर भी चार्ज था, सपोज टोटल डेटर्स हैं आपके 1000 इन टर्म्स ऑफ रुपीज, लेस किया इसने यहां पर इन एलिजिबल डेटर्स। अब ये इन एलिजिबल डेटर क्या बना है बताता हूं बच्चे अभी आपको। ये लेस किया इसने यहां पर 200 का, ये निकल के आता है यहां पर 800। इस पर इसने 40% का मार्जिन लिया, मैंने पहले भी बताया था। इन्वेंट्री पर जनरली 25% और डेटर पर जनरली 40%। ये मार्जिन यहां पर लेस किया, ये निकल के आता है 480। तो 300 प्लस 480 780 का आपका निकल के आया ड्रॉइंग पावर। ये एग्जांपल जो लिया है मैंने आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल था इंटर लेवल पर, ये एग्जांपल वहां से लिया हुआ है। अब बात समझिए कि सर ये इन एलिजिबल डेटर कौन से होते हैं। अच्छा ये बताइए, मैंने बैंक से ये कहा कि सर मुझे ना एक पार्टी से 5 लाख रुपए लेने हैं, या 10 लाख, या चलो 50 लाख, मोटा अमाउंट पे खेलते हैं। तो मुझे एक अपने कस्टमर से ना 50 लाख रुपए लेने हैं, बट मेरा पेमेंट अभी आया नहीं है, तो मैं चाहता हूं इसके अगेंस्ट मुझे आप लिमिट दे दीजिए। बैंक बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये अमाउंट कब से नहीं मिला आपको, डेटर से ये पैसा कब से लेना है? तो मैंने कहा सर हो गए लगभग 3-4 साल, 3-4 साल। 3-4 साल पहले उस पर 50 लाख रुपए तक का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, बट पेमेंट ही नहीं आया, मेरा पैसा ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो प्लीज मुझे आप 50 लाख की फंडिंग कर दो। बैंक बोलेगा कि भाई इधर आ, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? मतलब 50 लाख आपका फंसा हुआ है, अच्छी बात है ना, 50 लाख रुपए आपका फंसा हुआ, तो आप अब आप क्या चाहते हो कि आपका पैसा निकल जाए और मेरा पैसा फंस जाए? नहीं ना। तो सोचिए कि क्या बैंक ऐसे डेटर्स जो बहुत पुराने हैं, क्या उन डेटर्स के अगेंस्ट क्या वो आपको फंडिंग करेगा? आप थोड़ा लिमिट के कॉन्सेप्ट को प्लीज आप सोचिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। जो पैसा परमानेंटली अगर ब्लॉक होता हुआ दिखाई दिया, क्या बैंक फंडिंग करेगा? भाई अगर इन्वेंट्री है सपोज डैमेज हो गई, पेड इन्वेंट्री थी डैमेज हो गई, या पेड इन्वेंट्री थी ऑब्सोलीट हो गई, क्या ये इन्वेंट्री कभी रिलाइज हो पाएगी क्या? नहीं। जब इन्वेंट्री रिलाइज ही नहीं हो पाएगी, आप इसको बेच कर कोई पैसा लेकर आ ही नहीं पाएंगे, तो फिर मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हो आप? बिकॉज मैं तो इसलिए पैसा दे रहा हूं ना कि इन्वेंट्री आपके पास है, बट आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। आज मुझसे पैसे ले लो, जब इन्वेंट्री बिक जाए मुझे पैसा दे दो। लेकिन जो आपकी डैमेज इन्वेंट्री है या जो आपकी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है वो तो सेल ही नहीं होगी। तो जब सेल ही नहीं होगी तो मेरा पैसा क्यों फंसा रहे हो आप यहां पर? तो ऐसे ही अगर डेटर्स हैं, पुराने हैं, रिलायज ही नहीं होंगे, तो बैंक अपना पैसा भला यहां पर क्यों फंसाएगा? तब उस केस में खुद सोचिए, बैंक अपना कौन सा पैसा एक लिमिट के बाद मांगता है कि नहीं खतरा है? सोचिए, अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि बैंक अपने कौन से पैसे पे खतरा मानना शुरू करता है। जब ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज चला जाता है, तो बैंक उसे खतरे वाला एडवांस मान लेता है। और खतरे वाले एडवांस पर भला बैंक क्यों फंडिंग करेगा आपको? तो अगर देखा जाए तो आपके डेटर्स जो कि 90 दिनों से ज्यादा के ओवरड्यू में हैं, आपके डेटर्स जो 90 दिनों से ज्यादा का ओवरड्यू में हैं, बैंक कभी भी ऐसे डेटर्स पर फंडिंग नहीं करेगा। तो इन एलिजिबल डेटर का मतलब कि वो डेटर जिनको ओवरड्यू हुआ 90 दिनों से ऊपर हो गया। नहीं 90 दिन सर क्या एनपीए वाले हैं? नहीं। जिस तरह से बैंक अपने खुद का पैसा जब 90 दिनों से ज्यादा का ओवरड्यू हो जाता है, तो ऐसे एडवांस को वो एनपीए कैटेगरी में लेके आता है, तो एग्जैक्टली आपके भी वो डेटर्स जो 90 दिनों से ज्यादा के ओवरड्यू में होंगे, मैं उन पर आपको फंडिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। तो टोटल डेटर्स थे आपके 1000 के, इस 1000 में से इन एलिजिबल डेटर्स को आपने लेस कर दिया, कितना आया ये 800। अब ध्यान से सुनना, इस 800 में से भी ना एक अमाउंट और लेस हो सकती है। अगर आपने किसी डेटर का एक बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, तो उस डेटर से जो पैसा आएगा बेसिकली वो तो आप बैंक को पे करेंगे ना। सुनना बात ध्यान से, भाई मैंने एक अपना बिल, डेटर था मेरा, मैंने उसके ऊपर एक बिल लिखा, उसने डेटर ने बिल को एक्सेप्ट कर दिया, मेरे पास आया, मैंने ये बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, यानी कि मैंने इस बिल को बैंक को बेच दिया।
तो अब जो ये डेटर है बेसिकली ये तो बैंक को पेमेंट करेगा ना, तो अब तो ये मेरा डेटर रहा ही नहीं। तो अगर कोई बिल डिस्काउंट हुआ है डेटर के अगेंस्ट, अगर कोई बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया है उसको भी हम लेस करते हैं। तो ये तो आपके टोटल डेटर्स थे, इसमें से लेस किया हमने इनएलिजिबल डेटर या वो डेटर्स जिनके अगेंस्ट कोई बिल ड्रॉ करके आपने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसको भी हम वहां पे लेस करेंगे। और वो लेस करने के बाद अब जो नेट डेटर का अमाउंट निकल के आएगा उस पर मैं मार्जिन अप्लाई करूंगा, और मार्जिन अप्लाई करने के बाद तब अल्टीमेटली आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सीसी लिमिट क्या होता है, ये ओवरड्यू क्या है, ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या है, ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारे प्रोविजंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हाँ सर, मजा आया। नाउ देखिए टेम्परेरी डेफिशिएंसी। टेम्परेरी डेफिशिएंसी ये कौन सी है कि भाई अगर स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से नहीं आए तो क्या होगा। लिमिट का रिन्यूअल टाइम से नहीं हुआ, अब सपोज कि मेरी लिमिट रिन्यूअल होनी थी, बट लिमिट का अगर रिन्यूअल टाइम से नहीं हुआ, तो सोचिए कि जिस दिन लिमिट रिन्यू होनी थी उस दिन पर लिमिट रिन्यू नहीं हुई, सोचोगे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ड्राइंग पावर तो इमीडिएटली जीरो, बिकॉज कोई लिमिट ही नहीं रही, लिमिट एक साल के लिए थी, एक साल का टाइम खत्म हो चुका है। कोई सैंक्शन लिमिट नहीं है, और कोई सैंक्शन लिमिट अगर नहीं है तो ड्राइंग पावर कभी सैंक्शन लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता। तो सैंक्शन लिमिट जीरो, ड्राइंग पावर जीरो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका आ रहा होगा, ये तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कुछ होती है टेम्परेरी डेफिशिएंसी। तो टेम्परेरी डेफिशिएंसी वाले केस में इमीडिएटली आपकी ड्राइंग पावर को हम जीरो नहीं करेंगे, हाँ पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया कि वो पेनल्टी के वे में इंटरेस्ट आपसे 2% तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ही करेंगे, और मॉनेटरी पेनल्टी अलग से पड़ जाती है आपके ऊपर अगर लिमिट टाइम से आपने रिन्यू नहीं कराई। तो अगर स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से नहीं हुई, लिमिट का रिन्यूअल अगर टाइम से नहीं हुआ, तो क्या बोले ठीक है निराश ना हो, टेम्परेरी डेफिशिएंसी में से हम कवर करेंगे, और ड्राइंग पावर अभी भी हम आपको अलाउ कर देंगे कुछ टाइम के लिए, बट कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ये टेम्परेरी डेफिशिएंसी है, लॉन्ग टर्म के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में ड्राइंग पावर नहीं गिरेगी आपकी, इमीडिएटली जीरो नहीं होगी, लेकिन पेनल्टी तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो what is called temporary deficiency? The classification of NPA should be based on record of recovery. Temporary deficiency like non-availability of drawing power based on the latest stock statement या balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statement need to be the criteria for classification of NPA. To calculate drawing power, stock statement relied upon by the banker should not be older than 3 months। यानी अगर किसी महीने में स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई, तो किसी महीने में स्टॉक स्टेटमेंट के ना आने पर उस महीने में आपकी ड्राइंग पावर को हम जीरो नहीं करेंगे। पुराने जो स्टॉक स्टेटमेंट आपने दी है उसी के बेसिस पर आपकी ड्राइंग पावर को हम आपको अलाउ कर देंगे, उसी के बेसिस पर हम कैलकुलेट कर देंगे, बट कंडीशन कि वो स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रेगुलर या एडहॉक लिमिट, एडहॉक का मतलब क्या होता है, एडिशनल लिमिट, नीड्स टू बी रिव्यूड regularized not later than 3 months from the due date, 3 months from the due date या date of ad hoc limit। कि भाई आपने अगर किसी को, मैंने लिमिट दी थी और लिमिट दी थी बट लिमिट का रिन्यूअल टाइम से नहीं हुआ, तो ठीक है ये भी एक तरीके का निकल के आया टेम्परेरी डेफिशिएंसी। और उस केस में कहा कि भाई जो रेगुलर लिमिट है ये आपकी रिव्यू रेगुलराइज हो जानी चाहिए, लेकिन 3 महीने के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट, कि जिस दिन आपको लिमिट को रिन्यू करना था उस दिन नहीं हुई कोई बात नहीं, 3 महीने के अंदर आपको लिमिट को रिन्यू करने का हम यहां पर टाइम दे रहे हैं। An account where the regular या ad hoc credit limit have not been reviewed या renewed within 180 days from the due date, it will be treated as NPA। सर बात समझ में नहीं आई, यहां पर 3 महीने, यहां पर 180 दिन, कहना क्या चाहते हो। अगर सपोज कि कोई लिमिट को 31 मार्च को रिन्यू होना था, लेकिन 31 मार्च को वो रिन्यू नहीं हुई, ठीक है, तो रिन्यू के ना होने पर कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आता कि आपकी जो सैंक्शन लिमिट है वो इमीडिएटली जीरो, बिकॉज अब कोई लिमिट ही नहीं है, एक साल के लिए थी वो एक साल खत्म हो गया। तो सैंक्शन लिमिट जीरो, ड्राइंग पावर जीरो, और इमीडिएटली देखा जाए तो आपका अकाउंट तो आउट ऑफ ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं,
3 महीने का रिलैक्सेशन आपको दे रहे हैं। जैसे ऊपर भी 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया था, 3 महीने पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर आपकी ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते रहेंगे। यहां पर भी 3 महीने का एक रिलैक्सेशन दिया कि ठीक है 3 महीने चलाते रहते हैं आपकी गाड़ी को। लेकिन ये जो 3 महीने आपको अलाउ किए गए हैं, ये 3 महीने में आपको इंटरेस्ट वगैरह जो बढ़ेगा 2% का एक्स्ट्रा, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। जो पेनल्टी बैंक चार्ज करेगा टाइम से रिन्यूअल ना कराने की, वो पेनल्टी आपके ऊपर पड़ जाएगी। लेकिन हाँ 3 महीने हम आपको अलाउ कर रहे हैं, यानी कि इन 3 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर ये 3 महीने ओवर हुए, जहां पर ये 3 महीने ओवर हुए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि इन 3 महीने में आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। जैसे कि स्टॉक स्टेटमेंट है, पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर हम आपको अलाउ कर रहे हैं डीपी कैलकुलेट करना, तो 3 महीने तक कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी 3 महीने आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। बट इन 3 महीने में आपको पेनल्टी बाय वे ऑफ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या मॉनेटरी पेनल्टी वो आपको पे करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम 3 महीने के बाद आएगी। अब 3 महीने जैसे ओवर हुए लेकिन अभी तक लिमिट का रिन्यूअल नहीं हुआ, तो अब ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ ऑर्डर। और आउट ऑफ ऑर्डर जब लगातार 90 दिनों का आपका चल जाता है, तब अकाउंट क्या बनता है यहां पर, एनपीए। ये रूल है ना आपका। हाँ सर, तो आप टाइम देखो ना कि अकाउंट एनपीए अल्टीमेटली कब बन रहा है। 3 महीने को मैं रफली 90 डेज कह सकता हूं या नहीं। हाँ रफली सर 90 डेज निकल किया जाएगा, तो 90 दिन तो ये और 90 दिन ये, टोटल जरा ऐड करिए कितना हुआ बच्चे, ये 180 दिन। तो जब आपकी लिमिट का रिन्यूअल होना था, उसके 180 दिनों के अंदर भी अगर ये रिन्यूअल नहीं हुआ ना, तो ये एनपीए बन जाएगा। ध्यान देना, आउट ऑफ ऑर्डर 3 महीने के बाद बनेगा, और जब 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर रह जाता है तब वो एनपीए बन जाता है। यानी कि मैं देखूं तो मोटा मोटा कि भाई जब लिमिट का रिन्यूअल था, उस ड्यू डेट से अगर 180 दिन, 3 महीने के मैंने 90 दिन के इक्वल लिया, और 90 दिन आपके आउट ऑफ ऑर्डर वाले, इनको ऐड किया 180 दिनों के अंदर, अगर ये आपका रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो अब ये आपका एनपीए बनेगा। तो एन अकाउंट वेयर द रेगुलर या एडहॉक लिमिट हैव नॉट बीन रिव्यूड या रिन्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। इसको हम एनपीए ट्रीट करेंगे। बात बच्चे समझ में आई। टेम्परेरी डेफिशिएंसी आपके फाइनल के सिलेबस में है, ये मत समझना कि सर ने तो इंटर लेवल के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो इग्नोर मार देते हैं। नालायक, मैं पागल थोड़ी हूं जो इतने एफर्ट्स डाल के एक्स्ट्रा एक क्लास बढ़ा के टॉपिक आपको समझा रहा हूं। बिकॉज जब आप फाइनल के टॉपिक पे जब मैं आऊंगा, बिकॉज ये नोट्स फिर से बोल रहा हूं, ये इंटर लेवल के नोट्स हैं आपके, लेकिन जब फाइनल के नोट्स पे हम आएंगे ना, फिर तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो हमको आता है, ये आपने ऑलरेडी हमको डिटेल में करा दिया था। वो जब तक चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, उनको आप वेरीफाई कैसे करोगे। तो अभी हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया तो वेरिफिकेशन तो बहुत जल्दी आपका पॉइंट वहां पे खत्म होगा। देखिए ध्यान से, अब कुछ नोट पढ़ते हैं। नोट नंबर 1, asset classification would be borrower wise and not the facility wise. All facilities including investment in securities would be termed as NPA। मतलब कि सर सपोज कि मिस्टर एक्स ने बैंक से 2 लोन लिए हुए हैं, एक हाउसिंग लोन है, एक व्हीकल लोन है। अब एक लोन का पेमेंट वो टाइम से कर रहा है, हाउसिंग लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हीकल लोन में ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज जा रहा है। तो कौन सा अकाउंट आप एनपीए क्लासिफाई करेंगे? हाउसिंग लोन एनपीए बनेगा? नहीं सर, हाउसिंग लोन में तो पेमेंट टाइम से आ रहा है, लेकिन व्हीकल लोन में पेमेंट टाइम से नहीं आया तो उसको हम एनपीए करेंगे। ना कोई लोन लिया किसने है? एक्स ने लिया है ना। तो जो एक एडवांस का रीपेमेंट करने में या इंटरेस्ट का पेमेंट करने में फॉल्ट कर सकता है, क्या वो हाउसिंग लोन में नहीं कर सकता? तो एनपीए क्लासिफिकेशन जो आपका होता है वो बोरोवर वाइज चलता है, फैसिलिटी वाइज नहीं चलता। यानी कि मेरा अगर एसबीआई में, मैं अगर एसबीआई का कस्टमर हूं और एसबीआई की मैंने ब्रांचेस से कई तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज को अवेल किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, जरूरी नहीं कि केवल एक ही ब्रांच से। किसी ब्रांच से मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, किसी ब्रांच से मैंने व्हीकल लोन लिया हुआ है, किसी ब्रांच से मैंने एक एजुकेशन लोन लिया हुआ है। अगर किसी भी ब्रांच में मेरा एक कोई भी अकाउंट, कोई भी मेरी एक क्रेडिट फैसिलिटी अगर एनपीए बनती है, तो भाई साहब जितनी भी और क्रेडिट फैसिलिटीज एनपीए की उस ब्रांच, एनपीए की किसी भी ब्रांच में होंगी, वो सारे के सारे आपके एनपीए क्लासिफाई होंगे। सर और ब्रांचेस को इसके बारे में कैसे मालूम चलेगा? तो भाई सीबीएस है आज के टाइम पर, अगर एनपीए का टैग लग गया तो वो हर जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा।
तो अगर एक मेरा अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होता है तो उसी बैंक में मेरे जितने भी लोन अकाउंट होंगे वो सारे के सारे एनपीए क्लासिफाई होंगे। सर अगर बैंक अलग अलग है, मैंने हाउसिंग लोन लिया है एसबीआई से, व्हीकल लोन लिया है मैंने पीएनबी से। हाउसिंग लोन टाइम से जा रहा है, एसबीआई का पेमेंट टाइम से कर रहा हूं, बट पीएनबी में मेरा अमाउंट 90 दिनों से ज्यादा का ओवरड्यू है, तो क्या दोनों बैंक से एनपीए करेंगे क्या? नहीं भाई, यहाँ पर तो एंटिटी अलग अलग हो गई ना। एसबीआई वाला बोलेगा भाई मुझे तो पेमेंट टाइम से मिल रही है, ठीक है मैं तो उसको एनपीए नहीं करता। लेकिन पीएनबी जहां से व्हीकल लोन लिया था वहां पर पेमेंट टाइम से नहीं है, तो उस केस में केवल पीएनबी करेगा, उस केस में एसबीआई नहीं करेगा। हाँ बट एक बैंक में जितनी और ब्रांचेस हैं वहां से अलग अलग ब्रांचेस से आपने लिया हुआ है, क्रेडिट फैसिलिटीज आपने अवेल कर रखी है, और कोई भी एक जगह पर अगर एनपीए बना तो सारे के सारे अकाउंट फिर आपके एनपीए क्लासिफाई होंगे। एग्जाम्पल देखिए, Mr. Raman has availed two loan facilities, a car loan as well as housing loan from XYZ Bank Limited. He is regular in depositing the housing loan EMI but has not deposited the last four EMI. लास्ट फोर क्यों? बिकॉज मुझे 90 दिन से ऊपर करना था, तो लास्ट फोर ईएमआई कार लोन की नहीं दी है। देन इन दिस केस नॉट ओनली द कार लोन बट आल्सो द हाउसिंग लोन वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज एनपीए। क्लियर? हाँ सर। Classification of NPA should be based on record of recovery, availability of security or net worth of the borrower या guarantor is not to be taken into account for the purpose of treating an advance as NPA और otherwise but subject to following two exception। कहना क्या चाहते हैं समझिए ध्यान से। मिस्टर एक्स ने एसबीआई से एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन। ये हाउसिंग लोन है, सपोज छोटा सा लोन है 15 लाख का, और जो हाउस था बेसिकली इसकी जो वैल्यूएशन हुई है ये सपोज 80 लाख पर हो रखी है। 80 लाख का एक घर है जिस पर लोन केवल 15 लाख का है, और ये आपकी नॉलेज में होगा कि भाई अगर हाउसिंग लोन लिया है तो जो घर के ऊपर एक मॉर्टगेज क्रिएट होगा। सर ये आपने वर्ड क्या यूज किया बेटा? तो कुछ सिक्योरिटीज जो होती है ना, अगर डेटर पे या इन्वेंट्री को अगर मैं चार्ज पे देता हूं तो वहां पर हम यूज करते हैं हाइपोथिकेशन। लेकिन अगर मैं घर की बात करता हूं तो घर के वाले केस में हम वर्ड यूज करते हैं मॉर्टगेज। अगर गोल्ड लोन लिया जाता है तो मॉर्टगेज नहीं होता, वहां पर हम बात करते हैं प्लेज, जहां पर असेट की फिजिकल डिलीवरी बैंक की ओर चली जाएगी। बट यहां पर अगर मैं हाउसिंग लोन ले रहा हूं तो मेरा घर फिजिकली बैंक में नहीं जाएगा, घर के केवल पेपर मूव कर जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मॉर्टगेज क्रिएट करना। तो यहां पर एक मॉर्टगेज क्रिएट कर दिया गया इन द फेवर ऑफ एसबीआई। अब अगर मिस्टर एक्स ने 4 ईएमआई का पेमेंट अगर यहां पर नहीं किया और एक्स कहता है कि नहीं आप मेरे अकाउंट को एनपीए नहीं कर सकते, बैंक बोला काहे सरकार, काहे हम आपके अकाउंट को एनपीए नहीं कर सकते? तो बोला भाई मेरे घर की वैल्यू तो देखो आप 80 लाख की है, अगर मैंने 4 ईएमआई का पेमेंट नहीं करा या चलो मैं 10 ईएमआई का पेमेंट नहीं कर रहा तो आप तो कभी भी मेरे घर को ऑक्शन में ले जाके, हाँ प्रॉपर मुझे पहले आप नोटिस देंगे कि पेमेंट करो नहीं तो हम घर ऑक्शन में लेके जा रहे हैं। आप घर ऑक्शन में लेके जाओगे, 80 लाख की मेरे घर की वैल्यू है, उस 80 लाख में से क्या आप अपने 15 लाख की रिकवरी नहीं कर सकते? तो भाई अच्छी खासी सिक्योरिटी तो आपके पास है ना, तो आप मेरे अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई नहीं कर सकते। बैंक बोला भाई रास्ता ना पो, ये रूल नहीं चलेगा। बोले भाई मेरे हाउसिंग लोन में, मैंने जो हाउसिंग लोन लिया था मैंने इसमें मिस्टर मुकेश अंबानी, एमए मुकेश अंबानी की गारंटी मैंने दे रखी है कि अगर मैंने डिफॉल्ट करा तो मुकेश अंबानी की पर्सनल गारंटी आपके पास है। बोले भाई हमें गारंटर का कोई मतलब नहीं है, हमें आपकी नेटवर्थ से मतलब नहीं है, आपके गारंटर की नेटवर्थ से हमको मतलब नहीं है। एनपीए क्लासिफिकेशन जो होता है वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेस पर होता है, और आपका रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ये कह रहा है कि भाई 4 ईएमआई का पेमेंट आपने नहीं किया है, ओवरड्यू 90 दिन से ज्यादा का जा रहा है, ये आपका एडवांस अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होगा। क्लियर? ये तो है एक जनरल रूल, ध्यान देना बच्चे, ये है एक जनरल रूल कि जहां पर लोन लिया हुआ है तो लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता एनपीए के पर्पस के लिए, या जिसने लोन लिया है उसकी नेटवर्थ से, या जो गारंटर है इस लोन में उसकी नेटवर्थ से कोई मतलब नहीं है। हम तो सिंपली एक फंडा लेके चलेंगे
कि बैलेंस शीट डेट पर अगर 90 दिनों से ज्यादा का ओवरड्यू है तो ये एनपीए है। लेकिन इस जनरल रूल की अब आ रही है बच्चे इस जगह पर टू एक्सेप्शंस, यानी कि जहां पर गारंटर की वजह से शायद एनपीए क्लासिफिकेशन ना हो, या फिर जो सिक्योरिटी रखी हुई है वहां पर उसकी वजह से शायद ये एनपीए क्लासिफिकेशन ना हो। तो दो एक्सेप्शन कौन सी है, इसको जरा ध्यान से बच्चे आप समझना। इस लोन पर जो गारंटर था, सपोज लोन लिया हुआ है और लोन पर जो गारंटर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। लोन के अगेंस्ट जो गारंटर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देता है क्या? हाँ बच्चे, जनरली बात कर लो तो जो एमएसएमई के एडवांस होते हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। एमएसएमई के अंदर दो तरह की फंडिंग होती है, सेंट्रल लेवल पे भी होती है और स्टेट लेवल पे भी होती है। अगर सुना हो आपने, अगर एमएसएमई के अंदर एमएसवाई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एमएसवाई स्कीम में है तो गारंटर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है। या प्राइम मिनिस्टर, कुछ ऐसी वर्ड बोलते हैं, मतलब जैसे मैंने एमएसवाई वर्ड यूज करा है ऐसी एक शॉर्ट फॉर्म उसके लिए भी यूज करता है। तो जहां पर जो गारंटी हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर की हो रही है तो उस केस में वो सेंट्रल लेवल पे गारंटी है। तो वहां पर गारंटर लोन का कौन हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर लोन का गारंटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सपोज कि एक्स ने एक कोई लोन लिया हुआ है एसबीआई से, ये लोन है 50 लाख का। इस लोन पे जो गारंटर है वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एसबीआई से ठीक है आप इसको फंडिंग करिए, एमएसवाई में हम आपको गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि एमएसएमई के अंदर कि इसके लोन में अगर कोई डिफॉल्ट होता है रीपेमेंट वगैरह में तो ये पेमेंट हम करवाएंगे। अब देखिए ध्यान से, बट इसमें जब कोई गारंटी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आती है, जब कोई गारंटी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आती है तो उसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं। जैसे कि अगर मिस्टर एक्स ने आपको डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट करने में या इंटरेस्ट का पेमेंट करने में, तो आप इसकी रिपोर्ट जो एमएसएमई का मिनिस्ट्री है उसको आप प्लीज सबमिट करेंगे, तब हम एक्शन लेंगे कि भाई एक्स ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। हाँ लेकिन पेमेंट आपको मिलेगा बैंक, इस बात की गारंटी हमारी है, ये केंद्र सरकार की गारंटी है, मोदी की गारंटी है ना। तो मोदी तो नहीं बट केंद्र सरकार की गारंटी है। तो एसबीआई को गारंटी दी है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट कंडीशन भी लगाई है कि अगर एक्स रीपेमेंट नहीं करता है, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करता, तो आपको इसकी रिपोर्ट हमारी जो मंत्रालय है उसको आपको सबमिट करना होगा। ठीक है। अब एक्स देखिए ध्यान से कि यहां पर अब अगर ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज का गया, ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज का अगर जा रहा है तो क्या उस केस में ये अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होगा? देन आंसर इज नो। क्यों नहीं है? बिकॉज गारंटर कौन है इस जगह पर? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जनरल रूल तो ये करता है भाई हमें गारंटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन ये दिखाई दी कि नहीं, अगर गारंटर सेंट्रल गवर्नमेंट है तब उस केस में एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं होगा इतनी आसानी से, आप इसको परफॉर्मिंग एडवांस में ही लेके चलिए। लेकिन उस केस में ना बैंक को इसकी जो रिपोर्ट होगी कि भाई कैश कितने दिन से ओवरड्यू चल रहा है, ओवरड्यू अमाउंट कितना है, ये सरकार को देनी होती है। लेकिन एसबीआई ने सपोज ये जानकारी, एक्स के ओवरड्यू की जानकारी अगर एसबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर नहीं दी और काफी लंबे टाइम तक, सपोज 1 साल तक ये ओवरड्यू रहा, तो जब ये 1 साल तक ओवरड्यू रहा है, अभी भी ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एनपीए नहीं है, अभी भी इसको एक स्टैंडर्ड एडवांस, परफॉर्मिंग एडवांस ही ट्रीट किया जाता रहेगा। बात समझ में आ रही है इतनी? हाँ सर, बट कब तक हम इसको एनपीए नहीं मान रहे? बोले भाई अगर एसबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अब कहा कि सर देखो 1 साल का ओवरड्यू हो चुका है बट अभी तक पेमेंट नहीं आ रही है, तो प्लीज आपने जो हमें गारंटी दी थी वो गारंटी अपनी पूरी कीजिए और हमें हमारा पैसा दिलाइए। तो अगर एसबीआई ने, बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है, गारंटी इन्वोक करने के लिए कहा कि भाई ठीक है पैसा देना था और उसने पैसा नहीं दिया है, गारंटी आपकी थी तो आप ही पेमेंट करिए। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते भाई 1 साल से पैसा नहीं आया तो हमने भी तो कहा था कि पैसा ना आए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना, रिपोर्ट सबमिट करना, क्या आपने हमें रिपोर्ट सबमिट करी? बैंक ने कहा नहीं। तो बोले मैंने गारंटी दी थी बट गारंटी में मेरी ओर से टर्म्स एंड कंडीशन भी थी,
अब सपोज कोई बैंक की ओर से टेक्निकल फॉल्ट हुआ, बैंक की ओर से टेक्निकल फॉल्ट हुआ, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी पूरी करने के लिए कहा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सॉरी ये पूरा नहीं हो सकता बिकॉज आपकी ओर से टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, तो अब कोई गारंटी बेसिकली नहीं रही, और अगर नहीं रही है तब उस केस में यह एनपीए बनेगा। लेकिन अगर बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी पूरा करने के लिए अभी तक कोई भी कॉल नहीं करी है, तब तक ये आपका स्टैंडर्ड एडवांस ही ट्रीट होता हुआ चलेगा। बताओ बच्चे, इतनी बात समझ में आई आपको? क्या ये एक्सेप्शन आप समझ पा रहे हो कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर गारंटी है, तो जब तक ये गारंटी रहेगी, जब तक ये गारंटी रहेगी, तो भले ही ओवरड्यू 90 दिन से ऊपर का चला जाए, ये एडवांस आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, ये एनपीए नहीं जाएगा। एनपीए में कब जाएगा? अगर बैंक ने सीजी को कहा है गारंटी पूरी करिए, बट सीजी ने अपनी गारंटी पूरी करने से मना कर दिया, तब ये एनपीए में आएगा, अदरवाइज ये एनपीए में नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड एडवांस ही रहेगा। लेकिन लेकिन ये एक्सेप्शन केवल असेट क्लासिफिकेशन को लेके होगा। इनकम रिकॉग्निशन और जो प्रोविजनिंग होती है एडवांस की, उसके ऊपर ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। मतलब सर, इस रूल, ये जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन की वजह से हम इस असेट को अभी भी स्टैंडर्ड एडवांस में लेते हुए चलेंगे, परफॉर्मिंग असेट में इसको हम लेते हुए चलेंगे। लेकिन इस पर जो इनकम रिकॉग्निशन होगी, इसमें जो इनकम रिकॉग्निशन होगी वो केवल कैश बेसिस पर होगी। बिकॉज ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि इनकम रिकॉग्निशन जो होती है वो परफॉर्मिंग एडवांस पर आपकी एक्रूअल बेस पे चलती है, जबकि एनपीए जो होते हैं उन पर इनकम रिकॉग्निशन आपकी कैश बेस जाती है। अब यहां पर देखा जाए तो असेट तो आपकी बन रही है स्टैंडर्ड, या आपका एक स्टैंडर्ड एडवांस है, लेकिन स्टैंडर्ड एडवांस हो भले ही, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन यहां पर कैश बेस ही मूव करेगा, यानी एक्स से आने वाली जो इनकम होगी वो कैश बेसिस पर ही बैंक अपनी बुक्स में एज इनकम रिकॉग्नाइज करेगा। एक्सेप्शन इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर काम नहीं करेगी। क्लियर? और दूसरा, ये जो प्रोविजनिंग होगी, ये जो ये जो आपकी जो एक्सेप्शन आ रही है, ये एक्सेप्शन केवल असेट क्लासिफिकेशन को लेकर है, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट को लेकर है, इनकम रिकॉग्निशन पे काम नहीं करेगा। तो इनकम रिकॉग्निशन आपका कैश बेसिस ही इस केस में मूव करेगा। लेकिन इनकेस अगर यहां पर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ना देके स्टेट गवर्नमेंट ने करी होती, तो उस केस में क्या होगा? बताइए, सोचिए। क्या स्टेट गवर्नमेंट वाले केस में भी ये जनरल रूल आपका रहेगा? क्या ये वाली एक्सेप्शन काम करेगी? बोले ना। स्टेट गवर्नमेंट की अगर गारंटी है, तब उस केस में यहां पर आपका जनरल रूल ही एप्लीकेबल रहेगा, यानी भले ही स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी हो, लेकिन अगर 90 दिनों से ज्यादा का ओवरड्यू हुआ तो इसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? पढ़ के देखिए एक बार। The credit facility guaranteed by central government, although overdue, may be treated as NPA only when government repudiate, का मतलब है मना कर देना, गवर्नमेंट रेप्यूडिएट कैंसिल कर देना, मना कर देना, इट्स गारंटी व्हेन इन्वोक्ड, इन्वोक करने का मतलब इनवाइट कर रहे हैं कि भाई गारंटी पूरी करिए। तो जब तक गारंटी है तब तक एनपीए नहीं है। बट अगर बैंक ने गवर्नमेंट को कहा गारंटी पूरी करिए, बट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गारंटी पूरी करने से मना कर दिया, कई सारे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गवर्नमेंट की ओर से ऐसा रेपुडिएट हो सकता है, तब उस केस में ये अकाउंट आपका एनपीए बनेगा, अदरवाइज एनपीए नहीं रहेगा। बट ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, दिस एग्जेम्पशन इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम रिकॉग्निशन। यानी इनकम रिकॉग्निशन भाई साहब, अगर आपका ओवरड्यू अगर आपका 90 दिन से ऊपर का जा रहा है, तो भाई साहब यहां पर भले ही एडवांस आपका परफॉर्मिंग एडवांस वाली कैटेगरी में आ रहा हो, बट इनकम रिकॉग्निशन यहां पर कैश बेसिस ही होगा। तो कोई आपसे पूछना भाई एक्सेप्शन बता, कि एक एडवांस है, परफॉर्मिंग एडवांस है, बट इनकम रिकॉग्निशन अभी भी वहां पर कैश बेस चल रहा है, बता सकते हो कब होगा? इस केस में हो जाएगा। वह सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड एडवांस था, 90 दिन से ऊपर का ओवरड्यू जा रहा था, बट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को गारंटी पूरा करने के लिए इनवाइट नहीं किया गया है, इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो उस केस में एसेट अभी भी आपकी परफॉर्मिंग है, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन यहां पर कैश बेस चलेगा। सेकंड एक्सेप्शन क्या है?
एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र एंड लाइफ पॉलिसीज, जो आपकी एलआईसी की पॉलिसीज होती हैं यहां पर प्रीमियम आप पे करते हो, नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। अब सपोज कि एफडी के अगेंस्ट मेरे एक एफडी है 1,50,000 की, और इस एफडी के अगेंस्ट मैंने एक लोन लिया हुआ है 1,00,000 का, और इस लोन में ओवर ड्यू हो गया है मोर देन 90 डेज। एफडी वाले केस में मार्जिन चलता है आपका 5% का जनरली। तो अगर एडिक्वेट मार्जिन है तो बच्चे ध्यान से आप देखो, एफडी है 1,50,000 की, लोन लिया है इसके अगेंस्ट मैंने यहां पर 1,00,000 का। अब एफडी के अगेंस्ट, एक 1,50,000 की एफडी के अगेंस्ट 1,00,000 का लोन लिया है, ओवर ड्यू यहां पर 90 दिनों से ऊपर का जा रहा है, तो ये एडवांस अकाउंट अभी आपका क्या एनपीए क्लासिफाई होगा क्या? आंसर इज नो। ये क्लासिफाई होगा आपका एज परफॉर्मिंग एडवांस, या जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एडवांस, स्टैंडर्ड लोन। ये आपका स्टैंडर्ड एडवांस कैटेगरी में आएगा। सर यहां पर इनकम रिकॉग्निशन भी किस बेस पे होगी? इनकम रिकॉग्निशन यहां पर एक्रूवल बेस ही चलेगी। ध्यान से प्लीज समझना, बच्चे को कई बार छोटी छोटी बातें पता नहीं होती। इन दोनों एक्सेप्शन में डिफरेंस किस बात का भाई? एक जगह पर गारंटी और एक जगह पर सिक्योरिटी की वैल्यू के बेसिस पर अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई नहीं हुआ, जबकि जनरल रूल ये कह रहा था भाई हमें सिक्योरिटी की वैल्यू से मतलब नहीं, हमें गारंटी से मतलब नहीं। लेकिन अगर गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो जब तक गारंटी है तब तक एनपीए नहीं है। लेकिन ध्यान देना, ये जो रिलैक्सेशन है ये केवल असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग को लेकर है, यानी इसके ऊपर जो प्रोविजन रहेगा वो स्टैंडर्ड एडवांस की तरह ही मूव करेगा। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन पर ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट की, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की भले ही गारंटी यहां पर हो, लेकिन 90 दिनों से ऊपर का ओवरड्यू है ना भाई साहब, तो उस केस में इनकम रिकॉग्निशन तो यहां पर कैश बेस ही मूव करेगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी की हम बात करें कि किसान विकास पत्र है, इंदिरा विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, या एफडी है, या फिर कोई आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, अगर यहां पर एडिकेट मार्जिन अवेलेबल है, एडिकेट मार्जिन का मतलब कि जितना मार्जिन यहां पर आरबीआई कहता है मेंटेन करने के लिए, जनरली बात करें तो 5% का होता है, अगर ये मार्जिन है तो ठीक है, उस केस में हमें ऐसे एडवांस को भले ही 90 दिन से ऊपर का ओवरड्यू जा रहा है, हम इसे यहां पर एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे, और इनकम रिकॉग्निशन भी यहां पर एक्रूअल बेस चलेगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी वाले केस में इनकम रिकॉग्निशन पे एक्सेप्शन काम नहीं कर रही थी, लेकिन यहां पर इनकम रिकॉग्निशन भी जो आपका चलेगा वो आपका, बिकॉज असेट आपकी परफॉर्मिंग एडवांस में है तो ये एक्रूअल बेस ही आपका मूव करेगा। बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात हमें समझ में आई। एक टॉपिक और ले रहा हूं बस छोटा सा, अकाउंट रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट। समझिए ध्यान से क्या कहता है ये। देखिए, एक्स ने एसबीआई से एक कार लोन लिया हुआ है, जहां पर हर महीने की 15 तारीख को, 15th ऑफ एवरी मंथ, ये ईएमआई पे करनी होती है। सपोज कि अप्रैल 24 में ये कार लोन लिया गया था, अब इसने अपनी मई की ईएमआई पे करी, जून की ईएमआई पे कर दी, जुलाई की ईएमआई पे कर दी, लेकिन अगस्त की ईएमआई पे नहीं होती, सितंबर की ईएमआई पे नहीं होती, अक्टूबर की ईएमआई पे नहीं हुई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना टाइम हो गया, ये ईएमआई इसने पे नहीं करी। अब देखो, जब ये ईएमआई पे नहीं हो रही है, अगस्त की पे नहीं है, सितंबर पे नहीं है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये ईएमआई अगर पे नहीं है तो बताइए कि क्या ओवर ड्यू 90 दिनों से ऊपर का जा चुका है? यस सर, जा चुका है। अब सपोज कि ये अगर मार्च में आके, अगर ये मार्च में आके अपने जेन्युइन सोर्स से, वास्तव में मिस्टर एक्स ने कुछ कहीं से पैसों का जुगाड़ किया
और कितनी ईएमआई पेंडिंग थी? 1 2 3 4 5 6 7 तो पेंडिंग थी, और 1 मार्च की कितनी हुई? 8। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 8। पेनल्टी वगैरह जो थी वो एक्स्ट्रा अलग से पे करी, बट मैं ईएमआई को फोकस करता हुआ चल रहा हूं यहां पर। इसने 80,000 रुपए पे कर दिए। कब? मार्च के महीने में। जेन्युइन सोर्स से पे किए हैं इसने, अपने जेन्युइन सोर्स से, मतलब इसने पैसों का जुगाड़ किया, इसने 80,000 रुपए बैंक को पे कर दिए। तो अब बात आई कि क्या 31 मार्च को, बिकॉज जो एनपीए क्लासिफिकेशन आपका होता है बेसिकली आपका बैलेंस शीट डेट पे चलता है। हालांकि होल ईयर अराउंड हम देखते हैं, बट अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए ये एसेट क्लासिफिकेशन है, ये आपका बैलेंस शीट डेट पर मूव करता है। तो 31 मार्च को जब ये असेट क्लासिफिकेशन होगा, क्या आप इस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये अकाउंट एनपीए डिक्लेयर 31 मार्च को, क्या मिस्टर एक्स का अकाउंट एनपीए डिक्लेयर होगा या नहीं होगा? हाँ, बीच में ये एनपीए देखो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो तो 31 मार्च की है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस तारीख को बन रहे हैं? वो 31 मार्च को बन रहे हैं। तो मैं 31 मार्च को बता रहा हूं पोजीशन की, जो पोजीशन आपकी होती है वो एज ऑन चलती है ना, एज ऑन 31 मार्च। बताइए कि ये एडवांस जितने हैं टोटल आपके, इसमें कितने परफॉर्मिंग कितने नॉन परफॉर्मिंग। तो 31 मार्च को बैंक के जितने भी एडवांस आ रहे होंगे, आप इसमें मिस्टर एक्स को किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? ये परफॉर्मिंग एडवांस है या ये नॉन परफॉर्मिंग एडवांस है? किस कैटेगरी में बच्चे आप इसको लेके जाएंगे? सर अगर जेन्युइन सोर्स से हुआ है तो ये परफॉर्मिंग एडवांस में आना चाहिए, बात तो ठीक है। अगर जेन्युइन सोर्स से हुआ है तो वास्तव में ये अकाउंट 31 मार्च को एनपीए क्लासिफाई नहीं होगा, बैंक का सिस्टम इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेगा। लेकिन सपोज जो बैंक का मैनेजर है उसको एक चिंता सता रही है कि भाई अगर एक्स ने पेमेंट नहीं करी तो ये अकाउंट 31 मार्च को एनपीए क्लासिफाई होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्टिंग करने के पर्पस के लिए। और कहीं ना कहीं जो एनपीए होता है वो बैंक की इज्जत पे एक धब्बा होता है। किसी भी बैंक की परफॉर्मेंस जो हम इवेलुएट करते हैं वो यही देखते हैं कि भाई आपके टोटल एडवांस कितने हैं और उस एडवांस में कितना परसेंटेज आपका एनपीए का है। अब यहां पर दिखाई दिया कि बैंक का जो मैनेजर है उसको एक चिंता सता रही है। चिंता ता चिता तीता चिंता ता उसे एक चिंता सता रही है कि यार ये अकाउंट तो एनपीए बन सकता है। उसने कहा भाई इधर आओ जरा। बोले बैंक आपको, इसने मार्च के महीने में एसबीआई ने एक्स को कॉल किया और बोले बैंक आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है आप अपने कार लोन की ईएमआई बहुत अच्छा पे कर रहे हो। बैंक ने बेसिकली कहा कि सर देखो बैंक आपको एक पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है, पर्सनल लोन। एक्स ने कहा सर आप महान हो, आप देवता हो, प्रभु राम की कृपा हो रही है आज मेरे ऊपर कि आपको कैसे पता कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो? बोले नालायक, कितने टाइम से तूने ईएमआई पे नहीं करी है। बोले पर्सनल लोन बैंक आपको दे रहा है। बोले कितने का? बोले पर्सनल लोन सपोज आपको दिया जा रहा है ये 80,000 का, चलिए 80,000 का एक पर्सनल लोन दिया जा रहा है, या चलिए 85,000 का एक पर्सनल लोन कर देते हैं, बिकॉज कुछ पेनल्टी का अमाउंट भी रहा होगा। बोले 85,000 रुपए का एक पर्सनल लोन आपको हम दे रहे हैं। बोले सर बहुत अच्छी बात है। बोले ज्यादा सुन लो, बस अभी ज्यादा कूदिए मत। बोले ये पर्सनल लोन आपके सेपरेट लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, बट उस पर्सनल लोन में से बैंक क्या करेगा, ये बैंक अपने जो 80,000 की हमारी ईएमआई पेंडिंग है और लगभग 4-5 हजार के जो हमारे पेनल्टीज वगैरह जो आई हैं, ये सब कुछ हम आपके पर्सनल अकाउंट से रिकवर कर लेंगे। तो एक्स ने कहा इससे मुझे क्या मिलेगा? बोले प्रभु आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे बस ये रहेगा कि भाई ये आपका अकाउंट जो होगा वो एनपीए क्लासिफाई होने से बच जाएगा। तो बोले भाई जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं था तो मुझे क्यों बुलाया? बोले डॉक्यूमेंट पर तो आप साइन करेंगे ना पर्सनल लोन के, जो हम पेपर तैयार करेंगे। तो बेसिकली बैंक क्या कर रहा है कि एक लोन अकाउंट क्रिएट करके उसमें पैसा डाल के और उसमें से वो पैसा कार की ईएमआई में ट्रांसफर करवा रहा है। क्यों? अटेम्प्ट किया जा रहा है अकाउंट को रेगुलराइज कराना नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट। अब ये बताइए, अगर ऐसा अटेम्प्ट किया गया कि अकाउंट को रेगुलराइज कराया जा रहा है नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट, क्या ये वास्तव में एक जेन्युइन सोर्स से पैसा आया? नहीं। क्या मैं ये कह दूं कि भाई एसबीआई आपको पैसा मिल गया, अब ये आपकी जो ईएमआई है कार लोन है ये आपका एनपीए बनने से बच गया? ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अगर अकाउंट को रेगुलराइज कराने का अटेम्प्ट किया जाता है नियर अबाउट दी बैलेंस शीट डेट, तो उस केस में भाई साहब ये आपका एनपीए होगा, और एक तो होगा ही होगा, कार लोन तो होगा ही होगा, साथ में जो पर्सनल लोन दिया गया ना ये भी आपका एनपीए बनेगा। ये भी आपका एनपीए, बिकॉज
बोरोअर वाइज नहीं है, मतलब फैसिलिटी वाइज नहीं है, बोरोअर वाइज है। तो अगर एक्स का अकाउंट एनपीए बना तो उसी बैंक से जितने भी आपने, चाहे ब्रांच कोई भी हो ऑल ओवर इंडिया, आपने कोई भी और लोन फैसिलिटी को अवेल किया है, वो सब खटाक से आपके एनपीए क्लासिफाई होंगे, तो ये अकाउंट एनपीए बनेगा। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से आप सुनना, अगर ऐसा सपोज हुआ, अगर ऐसा सपोज हुआ, और हो सकता है बैंक का मैनेजर अपनी बैंक की इज्जत बचाने के लिए, बैंक की क्या, अपनी इज्जत बचाने के लिए, बिकॉज बैंक तो आपके ही अंडर में काम कर रहा है ना, बैंक की वो ब्रांच, तो उस केस में क्या ऐसी प्लानिंग मैनेजर के एंड पर हो सकती है? हो तो सकती है। क्या सिस्टम इसे एनपीए क्लासिफाई करेगा? सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचना, सिस्टम तो इसको परफॉर्मिंग एडवांस से लेके चलेगा, बिकॉज उसे क्या पता जेन्युइन सोर्स है नहीं है। तो एज ऑडिटर मुझे ये पॉइंट्स कवर करने होते हैं, जब मैं ऑडिट करने के लिए जाता हूं मुझे इनको पकड़ने दो, बाकी चीजें बहुत सिंपल है, सिस्टम अपना काम कर रहा है। मैं बैंक ऑडिट में आज के टाइम पर बताओ ये कि क्या सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट, या करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट, करंट अकाउंट में जो चार्जेस होते हैं, एफडी पर इंटरेस्ट आपने प्रॉपरली कैलकुलेट किया नहीं किया, मैं थोड़ी चेक करूंगा, सिस्टम ठीक कर रहा होगा। लेकिन सिस्टम यहां पर बताओ, सिस्टम को आप यहां पर साइड में करके क्या ऐसी प्लानिंग कर सकते हो? तो अच्छा ऑडिटर वही है जो इन पॉइंट्स को ढूंढे। सर इसको ढूंढने का तरीका क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है, मतलब इतना भी सिंपल नहीं, बट दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। हम जब बैंक में ऑडिट करने के लिए जाते हैं, हम कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी जरूर कॉल करते हैं। कॉन्करेंट ऑडिट, ये बताइए कि भले ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए असेट क्लासिफिकेशन आपका 31 मार्च को जाता है, लेकिन क्या इंटरनल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए मंथ एंड पर भी एनपीए क्लासिफिकेशन, केवल इंटरनल रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए, क्या मंथ एंड पर भी एनपीए रिकॉग्निशन होता होगा, नहीं होता होगा? एनपीए क्लासिफिकेशन बिल्कुल होता होगा। तो ये बताइए कि जैसे ही अगस्त सितंबर अक्टूबर में ईएमआई वगैरह नहीं आई, तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की जो कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट आई होंगी, क्या वहां पर एक्स एज एनपीए आ रहा होगा? बिल्कुल। फिर मैं देखूंगा कि यार एक अकाउंट 3-4 महीने या 5-7 महीने लगातार एनपीए चल रहा था, बट जैसे ही मार्च का महीना आया सब कुछ ठीक हो गया। तो मुझे देखना होगा कहीं बैंक ने ही तो कोई उसको कोई दूसरी फंडिंग प्रोवाइड करा के, जहां पर डिफॉल्ट था, उसको गुड करने का अटेम्प्ट तो नहीं कर रखा। अगर ऐसा है तो भाई साहब ये अकाउंट एनपीए ही है। क्योंकि भाई अब सोचो ना, एक बंदे को आपने एक लोन दिया, वो बंदा उस लोन का टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा, आपने कहा इधर आ, मैं तुझे एक लोन और दे देता हूं ताकि तू मेरे पहले वाले लोन का पेमेंट कर दे। बोले इससे क्या होगा, तो मेरी निगाहों में एनपीए होने से बच जाएगा। ओ भाई ये तो मन को झूठी तसल्ली देने वाली बात है ना। ये अकाउंट एनपीए है, ये अकाउंट एनपीए है। तो देखिए ध्यान से क्या कहा, वेयर अकाउंट, where account indicates inherent weakness on the basis of data available, the account should be deemed as NPA। सर इनहेरेंट वीकनेस, और भाई आपने इतने 7-8 महीने की ईएमआई नहीं दी और एक साथ आपने मार्च में सब कुछ निपटा दिया, तो अगर बैंक की फंडिंग से ही, बैंक दूसरी फंडिंग, बैंक से फंडिंग लेके पुराने वाले एडवांस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो भाई साहब ये अकाउंट आपका वीक है और ये एनपीए ही क्लासिफाई होगा। और दूसरा भी जो लोन दिया था ना वो भी एनपीए में ही जाएगा, जो पर्सनल लोन दिया था वो भी उस केस में यहां पर एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। इतनी बातें बेटा जी आपको समझ में आई? हाँ सर। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली छोटा ही था, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर था ये। तो लगभग हमने क्या कवर किया, हमने पहले समझा कि ये परफॉर्मिंग एडवांस, परफॉर्मिंग एडवांस के अंदर SMA 0, SMA 1, SMA 2 की हमने बात करी। इसके बाद एनपीए पे जाते हैं, तो एनपीए कैसे बन रहा है, वो ओवर ड्यू के बेस पर बन रहा है, वो आउट ऑफ ऑर्डर के बेस पर बन रहा है। आउट ऑफ ऑर्डर क्या है, तो वो चीज समझा कि भाई अगर ड्रॉइंग पावर आउटस्टैंडिंग को क्रॉस कर रहा है, या फिर कोई 90 दिन तक लिमिट अकाउंट में क्रेडिट नहीं आ रहा, बट आ तो रहा है लेकिन जितना 90 दिनों में इंटरेस्ट चार्ज किया था उतना क्रेडिट नहीं आया, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर है। और आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिन का अगर हो जाता है, एक्सीडिंग नहीं है, आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिन लगातार चल गया, तो अकाउंट ये आपका एनपीए क्लासिफाई होता है। फिर हमने कुछ लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा, ड्रॉइंग पावर को हमने समझा कैसे कैलकुलेट की जाती है। टेम्परेरी डेफिशिएंसी अच्छा टॉपिक था, कि जहां पर मुझे दिखाया दिया कि भाई अगर स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से नहीं आई तो क्या होगा, लिमिट का रिन्यूअल टाइम से नहीं हुआ तो क्या होगा। तो भाई इसे एक तरह का हम टेम्परेरी डेफिशिएंसी मान लेंगे, और 3 महीने का रिलैक्सेशन अभी भी आपको रह जाएगा। बट अगर अभी भी आपने चीजें सही नहीं करी हैं, तो भाई चीजें अब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगी, और 90 दिन का अगर लगातार ही आउट ऑफ ऑर्डर गया, तो उस केस में अकाउंट आपका एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। देर आफ्टर हमने ये समझा कि ये जो
असेट क्लासिफिकेशन आपका होता है ये बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं है। यानी कि अगर कोई भी एक एडवांस अकाउंट, कोई भी एक एडवांस अगर एनपीए क्लासिफाई हुआ, तो उसी सेम बैंक में जितनी भी और ब्रांचेस से लोन लिए हुए थे तो सारे एनपीए बनेंगे। हाँ, बट अगर बैंक अलग अलग है तो क्लासिफिकेशन भाई साहब फिर आपका अलग अलग मूव करेगा। एसबीआई अपने रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेस पे करेगा, पीएनबी अपने रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेस पे करेगा। फिर बात करी हमने कि भाई साहब एनपीए में ना रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी देखा जाता है तो गारंटर या सिक्योरिटी की वैल्यू मायने नहीं रखती, बट इसकी हमने दो एक्सेप्शन देखी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी या जो अपनी सिक्योरिटी आपने दी थी वो बाय वे ऑफ एफडी या किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके बेस पर दिया। लेकिन सेंट्रल गारंटी वाले केस में हमने केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी कवर करना है। स्टेट गवर्नमेंट वाले केस में आपका जनरल रूल रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसमें एक्सेप्शन केवल असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग को लेकर है, इनकम रिकॉग्निशन पे वो एक्सेप्शन काम नहीं करेगी। लेकिन जहां पर हमने सिक्योरिटी देखी थी बाय वे ऑफ एफडी, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वहां पर एक्सेप्शन दोनों जगह काम करेगी, असेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग को लेकर भी और इनकम रिकॉग्निशन को लेकर भी। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है 90 दिन से ज्यादा का ओवरड्यू है, तो भले ही ये नॉन परफॉर्मिंग असेट ना हो, अभी तक गवर्नमेंट को इनवाइट नहीं किया है गारंटी पूरा करने के लिए, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन भाई साहब 90 दिन से ऊपर का ओवरड्यू है, कैश बेसिस ही मूव करेगा। लेकिन एफडी वाले केस में ऐसा नहीं होगा, इनकम रिकॉग्निशन वहां पर एक्रूअल बेसिस आपका मूव करेगा। एंड लास्ट टॉपिक जो आज हमने कवर किया कि अगर अकाउंट को नियर अबाउट बैलेंस शीट डेट रेगुलराइज कराने का अटेम्प्ट किया जाता है तो वो आपका एनपीए ही ट्रीट किया जाएगा। तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑडिट ऑफ एडवांस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑडिट करी होती है प्रैक्टिकली, देखो आपने भी बैंक में ऑडिट शायद करी होंगी, मैंने भी करी है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी निकल के आती है इस टॉपिक पर। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम में भी एडवांस को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगते हैं। और मानते हो चलिए लगभग 60% चांस होगा इस चैप्टर में, इस यूनिट में, कि क्वेश्चन आपका एडवांस के ऊपर भी पूछे। हालांकि इस चैप्टर की कवरेज बहुत ज्यादा है, कई सारे और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।